हाय गाइस, करंट अफेयर्स फंडा में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अभिषेक शर्मा और आज की इस वीडियो सेशन में हम नवंबर 3rd वीक के सभी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स कवर करने वाले हैं। यदि आप हमारे डेली करंट अफेयर्स नहीं देख पाते हैं तो इस वीडियो के थ्रू आप अपने नवंबर 3rd वीक के सभी करंट अफेयर्स इजीली कवर कर सकते हैं। साथ ही गाइस, इस सेशन को शुरू करने से पहले आप सभी को बताना चाहूँगा, यदि आप हमारे डेली करंट अफेयर्स पीडीएफ, वीकली पीडीएफ और मंथली पीडीएफ चाहते हैं तो इस वीडियो के फर्स्ट कमेंट में दिए गए लिंक पर क्लिक करके पा सकते हैं। ज़्यादा जानकारी के लिए आप इस स्लाइड पर दिए गए सभी पॉइंट्स को जरूर पढ़ें। कोई भी आपका डाउट हो, कुछ भी आप पूछना चाहें तो हमें कॉमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। तो चलिए फिर करते हैं शुरुआत इस वीडियो सेशन की। राहुल द्रविड़ की जगह कौन सा पूर्व भारतीय क्रिकेटर राष्ट्रीय क्रिकेट अकेडमी का अगला प्रमुख होगा? वीवीएस लक्ष्मण, रवि शास्त्री, सौरव गांगुली या फिर वीरेंद्र सहवाग? सही आंसर है ऑप्शन ए। फॉर्मर इंडियन क्रिकेटर वीवीएस लक्ष्मण विल बी द नेक्स्ट हेड ऑफ द नेशनल क्रिकेट अकेडमी सक्सीडिंग राहुल द्रविड़। तो नेशनल क्रिकेट अकेडमी के नेक्स्ट हेड होंगे वीवीएस लक्ष्मण और ये रिप्लेस करेंगे राहुल द्रविड़ को, क्योंकि राहुल द्रविड़ अब इंडियन मेंस क्रिकेट टीम के चीफ कोच बन चुके हैं, क्योंकि रवि शास्त्री का जो टेन्योर है, जो कार्यकाल है, वो समाप्त हो चुका है। आगे बढ़ेंगे। किस देश ने भारत को S-400 ट्रियम्फ वायु रक्षा मिसाइल प्रणाली की आपूर्ति शुरू कर दी है? यूएसए, इजराइल, फ्रांस या फिर रशिया? सही आंसर है ऑप्शन डी। So Russia has started supplying the S-400 Triumph एयर डिफेंस मिसाइल सिस्टम टू इंडिया। आपको बता दें, जो भारत के साथ ये डील है, लगभग 35,000 करोड़ रुपए की ये डील है और S-400 यानी कि 400 किलोमीटर तक की ये आपको सिक्योरिटी प्रोवाइड कराता है। कोई भी एरियल टारगेट हो, कोई मिसाइल हो या फिर और कुछ बम वगैरह हो, तो उसको ये एयर में ही जो है डिफ्यूज़ कर देता है। तो इस तरह की काफ़ी पावरफुल ये जो है मिसाइल डिफेंस सिस्टम माना जाता है, जो रशिया के पास है, और रशिया से ये चाइना ने भी लिया हुआ है और भी कंट्रीज़ ने लिया हुआ है। कौन है इसकी मैन्युफैक्चरर? अल्माज एंटी स्टेट कॉरपोरेशन ऑफ रशिया, ये इसकी मैन्युफैक्चरर है। पर आपको एक पॉइंट यहाँ पर जानना चाहिए, कई बार पूछा जाता है काटसा ये किससे संबंधित है? तो देखिए, काटसा की फुल फॉर्म है काउंटरिंग अमेरिकाज एडवर्सरीज थ्रू सैंक्शंस एक्ट। तो ये देखिए, यूनाइटेड स्टेट्स का ये एक फेडरल लॉ है। इस फेडरल लॉ के हिसाब से जो है ईरान, नॉर्थ कोरिया और रशिया पर इन्होंने बैन लगाया हुआ है यूएस ने, यानी कि कई तरह के सैंक्शंस यहाँ पर लगाए हुए हैं, प्रतिबंध लगाए हुए हैं। उन प्रतिबंधों में एक ये भी है कि इन कंट्रीज से ना तो इन्हें कोई सप्लाई करेगा डिफेंस इक्विपमेंट, ना ही इनसे कोई लेगा। पर भारत को अभी S-400 सिस्टम जो है रशिया से मिल रहा है। तो देखते हैं आने वाले टाइम में क्या होता है, क्या भारत और अमेरिका के बीच के जो रिश्ते हैं इन पर किसी प्रकार का प्रभाव देखने के लिए मिलेगा या नहीं। तो ये आप याद रखेंगे, काटसा ये ईरान, नॉर्थ कोरिया और रशिया पर लगाए हुए हैं सैंक्शंस यूएस के द्वारा। किस राज्य सरकार ने इलेक्ट्रिक मोबिलिटी को अपनाने, बढ़ावा देने के लिए रॉकी माउंटेन इंस्टीट्यूट के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं? पंजाब, गुजरात, राजस्थान या फिर महाराष्ट्र? सही आंसर है ऑप्शन डी। सो महाराष्ट्र स्टेट गवर्नमेंट हैज साइंड MOU विद रॉकी माउंटेन इंस्टीट्यूट टू सपोर्ट एडॉप्शन प्रमोशन ऑफ इलेक्ट्रिक मोबिलिटी। तो देखिए, महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने यूएस बेस्ड रॉकी माउंटेन इंस्टीट्यूट है RMI, जो कि क्लीन एनर्जी के फील्ड में कार्य करता है, तो इसके साथ एक पैक्ट साइन किया है ताकि महाराष्ट्र में जो है इलेक्ट्रिक व्हीकल्स को जो है जल्द से जल्द उतारा जा सके और उनकी जो है तादाद बढ़ाई जा सके, एक स्मूथ ट्रांजिशन उनका लाया जा सके। बाकी आप जानते हैं, महाराष्ट्र के चीफ मिनिस्टर उद्धव ठाकरे हैं, गवर्नर भगत सिंह कोश्यारी हैं, कैपिटल मुंबई है। अगर हम जाने हाल ही में हमने महाराष्ट्र से रिलेटेड कौन कौन से करंट अफेयर्स पढ़े हैं, तो आपको जानना चाहिए, महाराष्ट्र के अलीबाग की वाइट अनियन को GI टैग दिया गया है। महाराष्ट्र ने मिशन कवच कुंडल, ये कोविड-19 से रिलेटेड है, इसको हाल ही में लॉन्च किया था। साथ ही महाराष्ट्र फर्स्ट स्टेट बन गया है जिसने अपना वाइल्ड लाइफ एक्शन प्लान लॉन्च किया है। तो तीनों ही क्वेश्चन हमने MCQs फॉर्मेट में भी डिस्कस किए हुए हैं, यहाँ पर आपको रिवीजन पर्पस के लिए बताए गए हैं। आगे बढ़ेंगे। प्रसिद्ध हिंदी लेखक या लेखिका मन्नू भंडारी का हाल ही में निधन हो गया। 1974 में उनके किस उपन्यास को फिल्म रजनीगंधा में रूपांतरित किया गया था? ऑप्शन आपके सामने महाभोज, आपका बंटी, यही सच है या नन ऑफ द अबव? सही आंसर है ऑप्शन सी। रिनाउंड हिंदी ऑथर मन्नू भंडारी पास्ड अवे रिसेंटली। हर नोवेल यही सच है वॉज अडोप्टेड इनटू अ मूवी रजनीगंधा इन 1974। तो नाम तो आपने इनका सुना होगा, मन्नू भंडारी का, हिंदी ऑथर हैं। शायद CBSE वालों को तो नहीं पता, पर जो हम लोग थे, स्टेट बोर्ड जिनका होता है,
जैसे मैं हूँ जैसे विद्या मंदिर से, तो हमारे में एक बुक थी हिंदी की, तो उसमें इनकी जो है एक कहानी थी, ठीक है, मनु भंडारी की। तो काफ़ी अच्छी लगी थी वो, तो मुझे तब से याद आया, कितने साल हो गए किए हुए स्कूलिंग छोड़े हुए, तो एकदम अचानक से याद आया, अच्छा मनु भंडारी इनका देहांत हो गया है। तो काफ़ी अच्छा लिखती हैं ये। तो देखिए 1931 में भानपुरा मध्य प्रदेश में जो है ये पैदा हुई थी। और इनके जो हस्बैंड हैं राजेंद्र यादव, ये भी हिंदी फिक्शन राइटर रहे हैं। तो इनका जो फेमस नॉवल रहा यही सच है, इसको एक मूवी जिसका नाम है रजनीगंधा, इसमें रूपांतरित किया गया था साल 1974 में। तो देखिए क्वेश्चन इस तरह से भी पूछा जा सकता है, इसलिए मैंने इस फॉर्मेट में आपसे क्वेश्चन पूछा है। देखिए जब से मैंने करंट अफेयर्स की सीरीज़ लानी शुरू की है, लगभग 1.5 साल हो जाएगा, मेरा उद्देश्य यही रहता है कि आप लोग जो है करंट अफेयर्स को किस तरह से पढ़ें, किस तरह से आप उसको देखें कि हाँ इस तरह से क्वेश्चन पूछा जा सकता है। ये वाली जो समझ है ये आप में जो है डेवलप हो। तो मुझे ऐसा लगता है कि कहीं काफ़ी हद तक मैं इसमें सक्सेसफुल भी रहा हूँ, क्योंकि मुझे उम्मीद है कि आप लोग जो है जब भी करंट अफेयर पढ़ते होंगे तो आपके अंदर एक समझ वो आ गई है, यदि आप हमें डेली फॉलो कर रहे हैं कि हाँ क्वेश्चन इस तरह से भी पूछा जा सकता है। ठीक है, तो इसीलिए मैं क्वेश्चन इस तरह से फ्रेम करता हूँ ताकि आपको आइडिया रहे कि क्वेश्चन इस तरह से भी पूछा जा सकता है। वांगला उत्सव किस राज्य में मनाया जाता है? सिक्किम, त्रिपुरा, नागालैंड या फिर मेघालय? सही आंसर है ऑप्शन डी। सो मेघालय स्टेट सेलिब्रेट्स वांगला फेस्टिवल। तो जानेंगे इसके बारे में। देखिए इसको द 100 ड्रम्स फेस्टिवल भी कहा जाता है। अब इस तरह से जो फेस्टिवल के नाम है ना, ये पूछ ले जाते हैं आपके स्टेट पीसीएस है, एसएससी एग्जाम में पूछ ले जाते हैं, या स्टेट के कोई एग्जाम होते हैं ना जो वनडे एग्जाम होते हैं उनमें पूछ ले जाता है द 100 ड्रम्स नाम से किस फेस्टिवल को बोला जाता है। तो आंसर होगा वांगला फेस्टिवल। ये गैरो ट्राइब मेघालय में जो है इसके द्वारा इसको सेलिब्रेट किया जाता है। ये ट्राइब जो है गारो ट्राइब, ये मेघालय, नागालैंड, आसाम, इन सभी में यहाँ पर जो है पाई जाती है। बाकी आपको जानना चाहिए ये जो फेस्टिवल है ये मिसी सालजोंग, जिन्हें कि सन गॉड ऑफ फर्टिलिटी कहा जाता है, तो ये गॉड हैं, फर्टिलिटी के सन गॉड हैं। तो इनको थैंक्स गिविंग यानी कि इनको धन्यवाद दिया जाता है कि क्योंकि हमारी फसल जो है इतने अच्छे से पैदा हुई है, और इसी के साथ यहाँ से जो है विंटर्स की शुरुआत भी हो जाती है। बाकी आप जानते हैं मेघालय की कैपिटल शिलोंग है, गवर्नर सत्यपाल मलिक हैं, चीफ मिनिस्टर है कॉनरेड संगमा। निम्नलिखित में से किसने अपने मर्चेंट पार्टनर्स के लिए दुनिया का पहला मर्चेंट शेयर होल्डिंग प्रोग्राम लॉन्च किया? पेटीएम, फोनपे, भारत पे या फिर गूगल पे? सही आंसर है ऑप्शन सी। सो भारत पे हैज़ लॉन्च द वर्ल्ड्स फर्स्ट मर्चेंट शेयर होल्डिंग प्रोग्राम फॉर इट्स मर्चेंट पार्टनर्स। तो देखिए भारत पे ने $100 मिलियन का एक प्रोग्राम लॉन्च किया है, और ये वर्ल्ड का फर्स्ट मर्चेंट शेयर होल्डिंग प्रोग्राम है अपने मर्चेंट पार्टनर्स के लिए, जिसमें कि जो इसके मर्चेंट पार्टनर्स हैं वो भारत पे में जो है इक्विटी शेयर्स हासिल कर सकते हैं, इसके पार्टनर बन सकते हैं। बाकी आपको जानना चाहिए भारत पे के को फाउंडर एंड मैनेजिंग डायरेक्टर अश्नीर ग्रोवर हैं, हेडक्वार्टर्स न्यू दिल्ली में है। हाल ही में हमने काफ़ी महत्वपूर्ण करंट अफेयर पढ़ा था भारत पे से संबंधित कि भारत पे ने बाय नाउ पे लेटर प्लेटफॉर्म लॉन्च किया है जिसका नाम है पोस्ट पे। तो पोस्ट पे क्या है? बाय नाउ पे लेटर प्लेटफॉर्म है, तो याद रखिएगा पोस्ट पे भारत पे से संबंधित है। निम्नलिखित में से कौन संयुक्त राष्ट्र ग्लोबल कॉम्पैक्ट का हिस्सा बनने वाला पहला भारतीय दोपहिया और तिपहिया निर्माता बन गया है? बजाज ऑटो, टीवीएस मोटर, यामा मोटर या फिर हीरो मोटोकॉर्प? सही आंसर है ऑप्शन बी। सो टीवीएस मोटर हैज़ बिकम द फर्स्ट इंडियन 2-व्हीलर एंड 3-व्हीलर मैन्युफैक्चरर टू बी अ पार्ट ऑफ द यूएन ग्लोबल कॉम्पैक्ट। तो टीवीएस मोटर कंपनी ने यहाँ पर यूनाइटेड नेशंस ग्लोबल कॉम्पैक्ट, जो कि वर्ल्ड का लार्जेस्ट सस्टेनेबिलिटी इनिशिएटिव है, इसको ज्वाइन कर लिया है। इसी के साथ ये भारत का पहला 2-व्हीलर एंड 3-व्हीलर मैन्युफैक्चरर बन गया है जो कि यूएन ग्लोबल कॉम्पैक्ट को ज्वाइन किया है। बाकी आपको जानना चाहिए टीवीएस मोटर कंपनी के चेयरमैन वेणु श्रीनिवासन है, और हाल ही में हमने पढ़ा था कि टीवीएस मोटर ने टाटा पावर के साथ टाई अप किया है। किस लिए? कंट्री में ईवी इलेक्ट्रिक व्हीकल चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर को जो है बढ़ावा देने के लिए। दिल्ली अ सोलिलोकी के लिए साहित्य 2021 का जेसीबी पुरस्कार किसने जीता? अमित वर्मा, एम मुकुंदम, प्रेम पैनिकर या फिर अन्नपूर्णा गरिमेला? सही आंसर होगा ऑप्शन बी। सो एम मुकुंदन वॉन द जेसीबी प्राइज फॉर लिटरेचर 2021 फॉर दिल्ली अ सोलिलोकी। देखिए सोलिलोकी का मतलब होता है सोलिलोके, इसका मतलब होता है
आपने देखा होगा स्टेज पर कोई जब व्यक्ति आता है तो वो या तो आपस में ही बात कर रहा है, अपने से ही बात कर रहा है, वो और किसी से बात नहीं कर रहा है, कोई दूसरा कैरेक्टर नहीं है, वो खुद से बात कर रहा है, या फिर सामने जो ऑडियंस है उनसे कुछ कह रहा है, तो उसको बोलते हैं सोलिलोकी। तो ऑथर हैं एम मुकुंदम, इन्हें जेसीबी प्राइज फॉर लिटरेचर 2021 मिला इनके नोवेल डेली अ सोलिलोकी। आपको बता दें इसको वेस्ट लैंड बुक्स द्वारा पब्लिश किया गया है। ओरिजिनली ये मलयालम में लिखा गया है और इसको इंग्लिश में ट्रांसलेट किया है फातिमा ईवी और नंद कुमार के ने। और इसी के साथ एम मुकुंदन को जो है 25 लाख रुपए का प्राइज मिलेगा। हाल ही में 16 नवंबर को भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक संस्था की ऐतिहासिक उत्पत्ति को चिन्हित करने के लिए लेखा परीक्षक दिवस मनाया गया। भारत के वर्तमान कैग कौन है, यानी कि जो लेखा परीक्षक हैं ये कौन है? सही आंसर होगा ऑप्शन डी। So recently on 16 November, Audit Divas was celebrated to mark the historic origin of the institution of Comptroller and Auditor General of India. Mr. गिरीश चंद्र मुर्मू या फिर GC मुर्मू इज द प्रेजेंट कैग ऑफ इंडिया। तो देखिए हाल ही में ऑडिट दिवस मनाया गया है 16 नवंबर को। किसके द्वारा मनाया गया है ऑडिट दिवस? कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल के द्वारा, क्योंकि इसी दिन जो है इसकी स्थापना की गई थी। और प्रेजेंट कैग आपसे पूछा गया, प्रेजेंट कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल कौन है भारत के? ये हैं GC मुर्मू। तो देखिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने यहाँ पर ऑडिट दिवस इवेंट को एड्रेस किया है, संबोधित किया है, और ये कैग द्वारा इवेंट को ऑर्गेनाइज किया गया था। साथ ही इन्होंने यहाँ पर कैग का जो ऑफिस है न्यू दिल्ली में, यहाँ पर सरदार वल्लभ भाई पटेल के स्टैचू को भी अनावरण किया है। अच्छा, थोड़ी सी जानकारी लेंगे GC मुर्मू के बारे में। एक तो ये कैग ऑफ इंडिया है जैसा कि आपको बता दिया है, साथ ही ये एक्सटर्नल ऑडिटर ऑफ द इंटर पार्लियामेंट्री यूनियन है। इसी के साथ साथ ये चेयरमैन है किसके? यूनाइटेड नेशंस पैनल ऑफ एक्सटर्नल ऑडिटर्स, साथ ही एशियन ऑर्गेनाइजेशन ऑफ सुप्रीम ऑडिट इंस्टीट्यूशंस, तो इन्हीं के ये चेयरमैन भी हैं। बाकी आप जानते हैं कि ये 14th कैग ऑफ इंडिया है। साथ ही आपको जानना चाहिए आर्टिकल 148 कैग के बारे में बताता है, और कैग जो है कॉन्स्टिट्यूशनल अथॉरिटी है। राष्ट्रीय प्रेस दिवस किस दिन मनाया जाता है? सही आंसर होगा ऑप्शन सी। सो नेशनल प्रेस डे इज ऑब्जर्व्ड ऑन 16th ऑफ नवंबर। बाकी आप जानते हैं मीडिया को जो है 4th पिलर ऑफ डेमोक्रेसी कहा जाता है। बाकी आपको जानना चाहिए प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया के द्वारा ये मनाया जाता है नेशनल प्रेस डे, और प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया की स्थापना 4 जुलाई 1966 में हुई थी, और इसने जो अपना कार्य करना शुरू किया था वो 16 नवंबर 1966 से किया था, इसलिए 16 नवंबर को नेशनल प्रेस डे मनाया जाता है। आपको बता दें प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया जो है भारत में मीडिया किसी भी तरह का जो है ऐसा कॉन्टेंट ना दे जो कि ऑब्जेक्शनेबल है, तो उस पर जो है कार्रवाई करने की जो है थोड़ी बहुत पावर रखती है। बाकी आपको जानना चाहिए प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया के चेयरमैन चंद्रमौली कुमार प्रसाद हैं। मिसेज इंडिया इंटरनेशनल क्वीन 2021 का खिताब किसने जीता है? शिप्रा शर्मा, पूनम शर्मा, डॉक्टर ज्योत्सना चड्ढा या फिर शर्मिष्ठा दास दे। सही आंसर होगा ऑप्शन सी। सो डॉक्टर ज्योत्सना चड्ढा वॉन द टाइटल ऑफ मिसेज इंडिया इंटरनेशनल क्वीन 2021। तो इंडिया का बिगेस्ट एंड बेस्ट ब्यूटी पीजेंट फॉर मैरिड वुमेन मिसेस इंडिया इंटरनेशनल क्वीन 2021 हाल ही में आयोजित हुआ, और इसको जीता है डॉक्टर ज्योत्सना चड्ढा ने। साथ ही क्लासिक मिसेस इंडिया इंटरनेशनल क्वीन 2021 ये खिताब जीता है मिसेस शर्मिष्ठा दास दे ने। बाबा साहेब पुरंदरे जिनका हाल ही में निधन हो गया, किस पुरस्कार के प्राप्तकर्ता थे? पद्मश्री, भारत रत्न, पद्म भूषण या फिर पद्म विभूषण। सही आंसर है ऑप्शन डी। बाबा साहेब पुरंदरे हु पास्ड अवे रिसेंटली वाज द रेसिपिएंट ऑफ पद्म विभूषण। तो ये भी मेरे को ऐसा लगता है क्वेश्चन आ सकता है आपके एग्जाम में, काफ़ी फेमस पर्सनैलिटी थे। तो देखिए बाबा साहेब पुरंदरे ये एमिनेंट हिस्टोरियन थे, इतिहासकार थे और लेखक थे, ऑथर थे। 99 की एज में इनका जो है निधन हो गया है, और ये छत्रपति शिवाजी महाराज के इतिहास के बारे में काफ़ी इन्होंने लिखा है, इसीलिए ये जाने भी जाते थे। 2015 में महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने इनको महाराष्ट्र भूषण अवार्ड से भी सम्मानित किया था। साथ ही साल 2019 में जो हमारा भारत का सेकंड हाईएस्ट सिविलियन ऑनर है पद्म विभूषण भी इनको दिया गया। हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा उद्घाटन किए गए पूर्वांचल एक्सप्रेसवे की कुल लंबाई कितनी है? सही आंसर होगा ऑप्शन सी। सो 340.824 किलोमीटर या फिर 341 किलोमीटर आप कह सकते हैं इज द टोटल लेंथ ऑफ द पूर्वांचल एक्सप्रेसवे रिसेंटली इनॉग्रेटेड बाय द PM नरेंद्र मोदी। तो पहले इस एक्सप्रेसवे के बारे में जान लेते हैं। देखिए 341 किलोमीटर का है ये, और 6 लेन वाइड है, 8 लेन तक ये बनेगा, उत्तर प्रदेश में है। साथ ही आपको जानना चाहिए चांदसराय विलेज जो कि लखनऊ डिस्ट्रिक्ट में है, इसको कनेक्ट करता है हैदरिया विलेज
गाजीपुर डिस्ट्रिक्ट में जो है। तो सीधा सीधा आप ये भी कह सकते हैं लखनऊ को गाजीपुर से कनेक्ट करेगा। और इसको उत्तर प्रदेश एक्सप्रेसवेज इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट अथॉरिटी UPEIDA द्वारा डेवलप किया गया है। और यहाँ पर एक एयर स्ट्रिप भी है, ये अखलकिरी करवत विलेज है, यहाँ पर 3.2 किलोमीटर की यहाँ पर एयर स्ट्रिप भी है इमरजेंसी लैंडिंग के लिए। किसी को इमरजेंसी लैंडिंग करनी हो विमान को तो यहाँ पर इमरजेंसी लैंडिंग कर सकता है। कहाँ पर ये? सुल्तानपुर डिस्ट्रिक्ट में है ये। साथ ही इससे पहले आपको बता दें इसका इनॉग्रेशन जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया, और नरेंद्र मोदी जी जो हैं अपने C-130 हरक्यूलिस विमान में यहाँ पर पधारे। बाकी आपको जानना चाहिए इसके जो फाउंडेशन स्टोन है, जो आधारशिला है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 14 जुलाई 2018 में रखी थी। 22,494 करोड़ रुपए की टोटल लागत है इसमें। और ये इंडिया का लॉन्गेस्ट एक्सप्रेसवे है जो कि उत्तर प्रदेश की 9 डिस्ट्रिक्ट से गुजरता है। ये फैक्ट आपके लिए इंपॉर्टेंट रहेगा, खास करके उत्तर प्रदेश के जो एस्पिरेंट्स हैं। तो अगर हम वेस्ट से ईस्ट में देखें तो लखनऊ, बाराबांकी, अमेठी, सुल्तानपुर, अयोध्या, अम्बेडकर नगर, आजमगढ़, माऊ और गाजीपुर से ये होकर गुजरता है। इंपॉर्टेंट रहेंगे सारे पॉइंट्स, जरूर नोट डाउन कर लीजिएगा। आगे बढ़ेंगे। राष्ट्रीय रक्षा समर्पण राष्ट्रीय रक्षा समर्पण पर्व का आयोजन किस स्थान पर किया गया? झांसी, मेरठ, कानपुर या फिर लखनऊ? सही आंसर होगा ऑप्शन ए। सो राष्ट्रीय रक्षा समर्पण पर्व वाज ऑर्गेनाइज्ड एट झांसी, उत्तर प्रदेश। साथ ही ये PIB की न्यूज़ है, तो इसमें एक जगह ये भी डिस्कस किया गया था कि हाल ही में अचीवमेंट बता रहे थे कि कैबिनेट ने हाल ही में 100 सैनिक स्कूल बनाने को अप्रूव कर दिया है। तो पूरे देश में 100 सैनिक स्कूल ही बनेंगे, ये आप याद रखिएगा। भारत सरकार और एशियाई विकास बैंक ADB ने किस शहर में शहरी सेवाओं में सुधार के लिए 61 मिलियन US$ के ऋण पर हस्ताक्षर किए? सही आंसर होगा ऑप्शन सी। द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एंड द एशियन डेवलपमेंट बैंक साइंड a 61 मिलियन US$ लोन टू इम्प्रूव अर्बन सर्विसेज इन अगरतला सिटी। तो अगरतला में अर्बन फैसिलिटीज़ जो हैं इनको इम्प्रूव करने के लिए एशियन डेवलपमेंट बैंक के साथ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने लोन साइन किया है 61 मिलियन US$ का। भारत ने अंटार्कटिका के लिए 41वां वैज्ञानिक अभियान शुरू किया है। भारतीय अंटार्कटिक कार्यक्रम किस वर्ष शुरू किया गया था? 1961, 71, 81 या फिर 91? सही आंसर होगा ऑप्शन सी। इंडिया लॉन्च द 41st साइंटिफिक एक्सपीडिशन टू अंटार्कटिका। द इंडियन अंटार्कटिक प्रोग्राम वॉज स्टार्टेड इन 1981। तो देखिए एक्सपीडिशन यानी कि अंटार्कटिका में एक टीम भेजी जाती है, ये लोग रिसर्च वगैरह करते हैं, फिर आके अपने जो है अपना जो रिसर्च वगैरह कार्य है वो बताते हैं। तो देखिए जो इंडिया अंटार्कटिक प्रोग्राम है ये साल 1981 में शुरू किया गया था। और इसी के साथ अंटार्कटिक में भारत ने अपने 3 परमानेंट रिसर्च बेस स्टेशंस बनाए थे। दक्षिण गंगोत्री 1983 में, मैत्री 1988 में, भारती 2012 में। लेकिन अगर हम आज की बात करें तो केवल मैत्री और भारती ही फुली ऑपरेशनल है। तो अगर आप हायर लेवल के एग्जाम की बात करें तो ये भी पूछ लेते हैं कि पहले कौन सा बना था, तो पहले बना था दक्षिण गंगोत्री 1983 में। बाकी आपको जानना चाहिए नेशनल सेंटर फॉर पोलर एंड ओशन रिसर्च कहाँ पर है? गोवा में है। जो इंस्टीट्यूट की कैटेगरी आती है ना कि कौन सा इंस्टीट्यूट कहाँ पर है, ये भी हम पढ़ते हैं, उसमें ये काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है, ये पूछा भी जाता है एग्जाम में। नेशनल सेंटर फॉर पोलर एंड ओशन रिसर्च ये कहाँ पर है? तो ये गोवा में है और मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंसेज के अंतर्गत आता है। और जो अंटार्कटिक का भारत का जो प्रोग्राम है उसको यही मैनेज करता है। किस राज्य ने कैसर-ए-हिंद को राज्य तितली घोषित किया है? आसाम, मणिपुर, नागालैंड या फिर अरुणाचल प्रदेश? सही आंसर होगा ऑप्शन डी। सो अरुणाचल प्रदेश हैज़ डिक्लेयर्ड कैसर-ए-हिंद एज स्टेट बटरफ्लाई। तो कैसर-ए-हिंद को यानी कि टेनोपल्पस इंपीरियलिस इस नाम से भी जाना जाता है। और ये चाइना, वियतनाम, लाओस, म्यांमार, नेमार और भूटान यहाँ पर पाई जाती हैं। और इनकी एग्जिस्टेंस को गुड फॉरेस्ट इकोसिस्टम की तरह माना जाता है, यानी कि जहाँ पर ये प्रेजेंट होती हैं इसका मतलब वहाँ पर एक अच्छा फॉरेस्ट इकोसिस्टम है। साथ ही टेम्परेट एवरग्रीन फॉरेस्ट में जो है पाई जाती हैं। आपको जानना चाहिए अरुणाचल प्रदेश के बारे में, इसके गवर्नर हैं BD मिश्रा, चीफ मिनिस्टर पेमा खांडू हैं, कैपिटल ईटानगर है। कुछ स्टैटिक जीके की अगर हम बात करें तो आपको जानना चाहिए कि अरुणाचल प्रदेश को डॉनलिट माउंटेन्स के नाम से जाना जाता है। ये फैक्ट जो है एग्जाम में पूछा गया है कि किस राज्य को जो है डॉनलिट माउंटेन्स के नाम से जाना जाता है? आंसर होगा अरुणाचल प्रदेश, क्योंकि अरुणाचल का मतलब ये होता है। फिर देखिए आगे बढ़े हम, सेरा पास द्री फेस्टिवल काफ़ी फेमस है, काफ़ी इंपॉर्टेंट फेस्टिवल है, ये भी SSC एग्जाम में पूछा गया है। लोसार फेस्टिवल, सोलुंग फेस्टिवल, गोल्डन पकोड़ा, परशुराम कुंड, ये कई बार पूछा जाता है और इसका कोई भी आइडिया नहीं रहता है कि कहाँ पर है, क्योंकि कभी
सुना नहीं होगा, लेकिन ये बहुत इंपॉर्टेंट है। परशुराम कुंड, तवांग मोनेस्ट्री, मौलिंग नेशनल पार्क और नामदाफा नेशनल पार्क, ये दो तो आप जानते ही हैं कि अरुणाचल प्रदेश में है। साथ ही एक और फैक्ट आपको जानना चाहिए कि 1972 तक अरुणाचल प्रदेश को नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर एजेंसी के नाम से जाना जाता था। ये भी एग्जाम में पूछा जाता है जनरल अवेयरनेस के सेक्शन में कि किस राज्य को नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर एजेंसी के नाम से पहले जाना जाता था। तो ऑप्शन बी जो है नॉर्थ ईस्ट के राज्य आ जाते हैं, सिक्किम, आसाम, मणिपुर, नागालैंड, अरुणाचल प्रदेश। ठीक है, तो आंसर क्या होगा? अरुणाचल प्रदेश। उसके बाद फिर 20 जनवरी 1972, 20 जनवरी 1972 को इसको यूनियन टेरिटरी का स्टेटस दिया गया। और उसके बाद 20 फरवरी 1987 को इसको फुल फ्लेज्ड स्टेट का दर्जा दे दिया गया और नाम भी इसका अरुणाचल प्रदेश कर दिया गया। साथ ही आपको जानना चाहिए हाल ही में अरुणाचल प्रदेश के सीएम पेमा खांडू ने आत्मनिर्भर कृषि योजना और आत्मनिर्भर बागवानी योजना, इन दोनों की भी शुरुआत की है। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से किस क्रिकेटर ने मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार जीता है? ऑप्शन है आपके सामने, मिथाली राज, पूनम यादव, स्मृति मंदाना या फिर हरमनप्रीत कौर। सही आंसर है ऑप्शन ए। सो मिथाली राज वॉन द मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड और डिजर्व भी करती हैं। तो देखिए, जो मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड गया है ये 12 लोगों को गया है। प्रेसिडेंट रामनाथ कोविंद द्वारा हाल ही में दिए गए हैं और मिथाली राज फर्स्ट एवर वुमेन क्रिकेटर बन गई हैं जिन्हें इस सम्मान से सम्मानित किया गया है। तो इसमें जो है सर्टिफिकेट और 25 लाख रुपए का कैश प्राइज दिया जाता है। बाकी ये सभी में 12 विनर से आप देख सकते हैं इनके नाम और किस स्पोर्ट से ये जुड़े हुए हैं। साथ ही आपको जानना चाहिए जो ये खेल रत्न अवार्ड है इसको 1991-92 में इंस्टीट्यूट किया गया था, यानी कि शुरुआत की गई थी। और इसको जो पहले प्राप्तकर्ता रहे, रिसिपिएंट रहे, ये विश्वनाथ आनंद, महान चेस प्लेयर हैं हमारे, तो ये रहे थे। तो ये फैक्ट भी आपको जानना चाहिए। आगे बढ़ते हैं। हाल ही में भारत, सिंगापुर और थाईलैंड ने किस त्रिपक्षीय समुद्री अभ्यास में भाग लिया है? ऑप्शन है आपके सामने, सिमटेक्स 21, सिम्बैक्स 21, कॉर्पैट 21 या फिर नोमैडिक एलिफेंट। सही आंसर होगा ऑप्शन ए। रिसेंटली इंडिया, सिंगापुर एंड थाईलैंड पार्टिसिपेटेड इन सिमटेक्स 21 ट्राइलेटर मैरीटाइम एक्सरसाइज। और ये जानना चाहिए आपको कि 3rd एडिशन है। अब एग्जाम में जो है ना एडिशन भी पूछने लगे कि कौन सा एडिशन हुआ है, तो आंसर होगा 3rd एडिशन। और भारत की ओर से यहाँ पर INS कारमुक ने जो है पार्टिसिपेट किया है। INS की फुल फॉर्म भी आप जानिए, इंडियन नेवल शिप। आपको जानना चाहिए ये जो 2 दिन की एक्सरसाइज है ये अंडमान सी में हुई है और इस एक्सरसाइज को होस्ट किया है रॉयल थाई नेवी ने। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस शहर में पहले जनजातीय संग्रहालय का उद्घाटन किया? रांची, देवगढ़, धनबाद या फिर चिरकुंडा। सही आंसर होगा ऑप्शन ए। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी इनॉग्रेटेड द फर्स्ट ट्राइबल म्यूजियम इन रांची, झारखंड। तो देखिए, फर्स्ट ट्राइबल फ्रीडम फाइटर्स म्यूजियम जिसका नाम है भगवान बिरसा मुंडा मेमोरियल उद्यान, इसको इनॉग्रेट किया है ओल्ड सेंट्रल जेल रांची में। और यहाँ पर 25 फीट का एक स्टैचू बिरसा मुंडा का भी जो है यहाँ पर इंस्टॉल किया गया है। आपको जानना चाहिए कि 15 नवंबर को भगवान बिरसा मुंडा की जो है बर्थ एनिवर्सरी होती है और इसी दिन को जो है भारत सरकार अब जनजातीय गौरव दिवस के रूप में मनाएगी। और आपको ये भी जानना चाहिए 15 नवंबर साल 2000 को ही झारखंड जो है बिहार से अलग होकर एक नया राज्य बनकर सामने आया था। और भगवान बिरसा मुंडा को धरती अब्बा, फादर ऑफ द अर्थ के नाम से भी बुलाया जाता है। प्रवर्तन निदेशालय और केंद्रीय जांच ब्यूरो यानी CBI दोनों के निदेशकों का कार्यकाल कितने वर्षों तक बढ़ा दिया गया है? ऑप्शन है आपके सामने 3, 4, 5 या फिर 6। सही आंसर होगा ऑप्शन सी। द टेन्योर्स ऑफ द डायरेक्टर्स ऑफ बोथ द एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट ED एंड द सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन CBI हैव बीन एक्सटेंडेड अप टू 5 years। तो देखिए, प्रेसिडेंट रामनाथ कोविंद ने यहाँ पर 2 ऑर्डिनेंस जारी किए हैं। एक है सेंट्रल विजिलेंस कमीशन अमेंडमेंट ऑर्डिनेंस 2021, दूसरा है दिल्ली स्पेशल पुलिस इस्टेब्लिशमेंट ऑर्डिनेंस 2021। इन दोनों ही ऑर्डिनेंस के थ्रू अब जो ED है और CBI, इन दोनों की जो चीफ्स हैं, इनका जो कार्यकाल 2 साल का हुआ करता था उसको बढ़ा दिया गया है, 5 साल तक कर दिया गया है।
आप सभी जानते हैं कि इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट ये एक स्पेशलाइज्ड फाइनेंशियल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी है जो कि डिपार्टमेंट ऑफ रेवेन्यू मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के अंतर्गत आती है। सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन सीबीआई ये एक प्रीमियर इन्वेस्टिगेशन एजेंसी है जो कि मिनिस्ट्री ऑफ पर्सनल पब्लिक ग्रीवेंसेस एंड पेंशंस के तहत आती है और ब्राइबरी, गवर्नमेंट करप्शन, ब्रीचेज ऑफ सेंट्रल लॉज, मल्टी स्टेट ऑर्गेनाइज्ड क्राइम्स, इन सभी को जो है सीबीआई ही देखती है। बाकी आपको जानना चाहिए जो इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट है इसके जो चीफ होते हैं इसको सेंट्रल गवर्नमेंट अपॉइंट करती है एक कमेटी के आधार पर। तो वो कमेटी जो है उसकी उसको अध्यक्षता कौन करते हैं, वो सेंट्रल विजिलेंस कमिश्नर करते हैं। अगर बात करें सीबीआई की तो सीबीआई के डायरेक्टर जो है एक कमेटी द्वारा सिलेक्ट किए जाते हैं। इस कमेटी में कौन कौन होते हैं, प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया एंड लीडर ऑफ अपोजिशन। तो ये आप याद रखेंगे। उस भारतीय विधिवेत्ता और प्रशासक का नाम बताइए जिसे 5 साल के कार्यकाल के लिए अंतर्राष्ट्रीय विधि आयोग के लिए चुना गया है। बिमल पटेल, इंदु मल्होत्रा, अभ्युदय अग्रवाल या फिर रामानुज मुखर्जी। सही आंसर होगा ऑप्शन ए। सो बिमल पटेल, एन एमिनेंट इंडियन jurist and administrator, has been elected to the International Law Commission for 5-year term। तो देखिए प्रोफेसर बिमल पटेल जो कि वाइस चांसलर राष्ट्रीय रक्षा यूनिवर्सिटी और नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजरी बोर्ड ऑफ इंडिया के मेंबर भी हैं। तो इनको इंटरनेशनल लॉ कमीशन के जो है ये जो इंटरनेशनल लॉ कमीशन है इसमें एज अ मेंबर इनको इलेक्ट कर लिया गया है 5 साल के लिए और इनका कार्यकाल 1 जनवरी 2023 से शुरू होगा। आपको जानना चाहिए इंटरनेशनल लॉ कमीशन इसकी स्थापना जनरल असेंबली जो यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली है इसके द्वारा साल 1947 में की गई थी और इसमें टोटल जो है ना 34 इंडिविजुअल्स होते हैं। तो इन्हीं 34 इंडिविजुअल्स में एक जो है प्रोफेसर बिमल पटेल भी शामिल हैं और हर 5 साल बाद ये जो पूरी कमीशन है इसको इलेक्ट किया जाता है, इसके मेंबर्स इलेक्ट किए जाते हैं। ऑस्ट्रेलिया ने किस टीम को हराकर अपना पहला आईसीसी T20 विश्व कप जीता है? इंग्लैंड, पाकिस्तान, साउथ अफ्रीका या फिर न्यूजीलैंड। काफ़ी आसान क्वेश्चन है, सही आंसर होगा ऑप्शन डी। सो ऑस्ट्रेलिया डिफीटेड न्यूजीलैंड टू विन इट्स फर्स्ट आईसीसी T20 वर्ल्ड कप। तो 8 विकेट से यहाँ पर हराया है और अपना पहला आईसीसी T20 वर्ल्ड कप जीता है ऑस्ट्रेलिया ने। बाकी अगर हम बात करें कौन कौन सी इंपॉर्टेंट अवार्ड्स या फिर रिकॉर्ड्स यहाँ पर रहे तो मैन ऑफ द मैच मिशेल मार्श को मिला, ऑस्ट्रेलिया के हैं। प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट डेविड वार्नर ऑस्ट्रेलिया को मिला है और टॉप विकेट टेकर रहे हैं वनिंदु हशरंगा श्रीलंका के रहे, 16 विकेट लिए। टॉप रन गेटर कौन रहे, बाबर आजम पाकिस्तान के 303। मोस्ट 50s बाबर आजम पाकिस्तान। मोस्ट सिक्सेस जोस बटलर इंग्लैंड। मोस्ट फोर्स डेविड वार्नर ऑस्ट्रेलिया और हाईएस्ट इंडिविजुअल स्कोर्स इन T20 वर्ल्ड कप फाइनल 2021 आंसर है केन विलियमसन, 85 रन इन्होंने फाइनल में बनाए हैं। 2021 साओ पाउलो ग्रां प्री किसने जीता है? लुइस हैमिल्टन, मैक्स वर्स्टैपन, सेबेस्टियन वेटल या फिर डेनियल रिचार्डो। सही आंसर होगा ऑप्शन ए। सो लुइस हैमिल्टन वॉन द 2021 साओ पाउलो ग्रां प्री। तो देखिए सर लुइस हैमिल्टन को आप सभी जानते हैं, ब्रिटिश रेसिंग ड्राइवर हैं जो कि मर्सिडीज़ के लिए फॉर्मूला 1 में पार्टिसिपेट करते हैं। तो इन्होंने साओ पाउलो ग्रां प्री या फिर आप इसको बोल सकते हैं ब्राज़ील ग्रां प्री भी इन्होंने ही जीता है, ठीक है। और हाल ही में हमने क्या पढ़ा था कि मैक्स वर्स्टैपन इन्होंने मैक्सिकन ग्रां प्री। तो इससे पहले जो ये साओ पाउलो ग्रां प्री है इससे पहले ये वाली हुई थी मैक्सिकन ग्रां प्री, ये जीती थी मैक्स वर्स्टैपन ने। डेनियल ऑर्टेगा ने किस मध्य अमेरिकी देश के राष्ट्रपति चुनाव में चौथी बार जीत हासिल की? ऑप्शंस आपके सामने हैं, सही आंसर होगा ऑप्शन बी। डेनियल ऑर्टेगा वॉन अ 4th टर्म इन निकारागुआ प्रेसिडेंशियल इलेक्शन। तो देखिए एक कंट्री है निकारागुआ, तो यहाँ के फिर से प्रेसिडेंट रीइलेक्ट हुए हैं डेनियल ऑर्टेगा, ये है निकारागुआ। तो देखिए ये ऊपर नॉर्थ अमेरिका है, ये मैक्सिको है नीचे और ये ऊपर पूरा ये नॉर्थ अमेरिका है, अमेरिका भी यहाँ पर है, कनाडा है यहाँ पर। ये आपका साउथ अमेरिका जहाँ पर वेनेजुएला, ब्राज़ील, पेरू ये सब हैं। ये जो बीच का पार्ट है साउथ अमेरिका और नॉर्थ अमेरिका के जो बीच का पार्ट इसको बोलते हैं सेंट्रल अमेरिका, ठीक है, या फिर लैटिन अमेरिका। और ये जो आप देख रहे हैं ना छोटे छोटे आइलैंड, ये है कैरिबियन आइलैंड। मैंने आपको बताया था ना वेस्ट इंडीज, तो वेस्ट इंडीज कोई एक देश नहीं है,
उसमें कई सारे कैरिबियन कंट्रीज़ मिले हैं, तो वो यही कैरिबियन कंट्रीज़ है जो वेस्ट इंडीज को बनाते हैं। तो ये है निकारागुआ, सेंट्रल अमेरिका है ये। बाकी आपको जानना चाहिए निकारागुआ, इसकी कैपिटल मानागुआ है, करेंसी है कोर्डोबा। किस श्रीलंकाई क्रिकेटर को 2021 आईसीसी हॉल ऑफ फेम में शामिल किया गया है? ऑप्शंस आपके सामने हैं, सही आंसर होगा ऑप्शन सी। सो श्रीलंकन क्रिकेटर, फॉर्मर श्रीलंकन क्रिकेटर महिला जयवर्धने हैज़ बीन इंडक्टेड इनटू द 2021 आईसीसी हॉल ऑफ फेम। तो आईसीसी हॉल ऑफ फेम यानी कि एक तरह का सम्मान होता है कि हम आपको इस आपकी जो योगदान है क्रिकेट में वो काफ़ी अहम रहा है और इसलिए हम आपको सम्मानित करते हैं, हम आपको इस एक लिस्ट में जो है शामिल कर देते हैं, केवल इतना है। तो देखिए श्रीलंका की महिला जयवर्धने है, इनके साथ साथ फॉर्मर साउथ अफ्रीका ऑलराउंडर शॉन पॉलक और एक्स इंग्लैंड बैट्समैन जेनेट ब्रिटेन, इन तीनों को ही आईसीसी हॉल ऑफ फेम में शामिल किया गया है। अगर हम बात करें जयवर्धने की तो इनसे पहले कुमार संगकारा और मुथैया मुरलीधरन भी हॉल ऑफ फेम में शामिल हो चुके हैं। अंतर्राष्ट्रीय सहिष्णुता दिवस किस दिन मनाया जाता है? सही आंसर होगा ऑप्शन डी। इंटरनेशनल डे फॉर टॉलरेंस इज ऑब्जर्व्ड ऑन 16 नवंबर। तो 16 नवंबर को मनाया जाता है। साथ ही आपको जानना चाहिए यूनाइटेड नेशंस ईयर ऑफ फॉर टॉलरेंस ये साल 1995 में मनाया गया। ठीक है, यह जो यूनाइटेड नेशन जो ईयर मनाता है ना कि हम इस साल को इस रूप में मना रहे हैं, तो वो यूनाइटेड नेशंस ईयर फॉर टॉलरेंस ये 1995 को डिक्लेयर किया गया था और हर साल हम इंटरनेशनल डे फॉर टॉलरेंस मनाते हैं 16 नवंबर को। साथ ही आपको जानना चाहिए यूनेस्को मदनजीत सिंह प्राइज फॉर द प्रमोशन ऑफ टॉलरेंस एंड नॉन वायलेंस, ये भी हर 2 साल में दिया जाता है। ठीक है, 16 नवंबर के दिन ही यूनेस्को मदनजीत सिंह प्राइज फॉर द प्रमोशन ऑफ टॉलरेंस एंड नॉन वायलेंस। नई दिल्ली में रक्षा अध्ययन और विश्लेषण संस्थान का नाम बदलकर किस व्यक्ति के नाम पर रखा गया है? अरुण जेटली, सुषमा स्वराज, मनोहर पर्रिकर या फिर अटल बिहारी वाजपेयी। सही आंसर है ऑप्शन सी। इंस्टीट्यूट फॉर डिफेंस स्टडीज एंड एनालिसिस इन न्यू दिल्ली हैज़ बीन रीनेम्ड आफ्टर मनोहर पर्रिकर। मनोहर पर्रिकर आप जानते हैं कि गोवा के सीएम रह चुके, उसके बाद फिर डिफेंस मिनिस्टर भी रहे हैं। ठीक है, फिर उसके बाद बीमारी के कारण इनका निधन हो गया था। तो जो हमारे डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह, तो इन्होंने यहाँ पर जो है इंस्टीट्यूट फॉर डिफेंस स्टडीज़ एंड एनालिसिस इसको रीनेम कर दिया है मनोहर पर्रिकर जी के नाम पर। पुरानी कारों को खरीदने और बेचने वाला एक प्लेटफॉर्म है जिसका नाम है स्पिनी। तो इसने निम्नलिखित में से किसे अपने ब्रांड एम्बेसडर के रूप में जो है घोषित किया है? विराट कोहली, पीवी सिंधु, मिथाली राज या फिर लवलीना बोरगोहेन। सही आंसर होगा ऑप्शन बी। स्पिनी, a platform for buying and selling used cars, has announced PV Sindhu as the brand ambassador. निम्नलिखित में से किसने AI आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस संचालित वॉइस ट्रेडिंग लॉन्च किया है? ग्रो, जीरोधा, ईटी मनी या फिर पेटीएम मनी। सही आंसर होगा ऑप्शन डी। सो पेटीएम मनी हैज़ लॉन्च्ड AI पावर्ड वॉइस ट्रेडिंग। तो देखिए पेटीएम मनी आप जानते हैं, नाम से पता चल रहा है कि पेटीएम की जो है सब्सिडरी फर्म है, तो इसने वॉइस ट्रेडिंग नाम का एक ऑप्शन जो है लॉन्च किया है। इससे क्या होगा, आप जो है केवल बोलकर ही किसी स्टॉक को खरीद सकते हैं, बेच सकते हैं या फिर ट्रेड कर सकते हैं। आप कमांड देंगे और उसी हिसाब से फिर जो भी आपने कमांड दिया उसी हिसाब से आगे का प्रोसेस चलता जाएगा। तो यहाँ पर आप ये भी याद रखेंगे NLP, नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग इसकी फुल फॉर्म होती है। देखिए इस तरह की फुल फॉर्म जो है ना कभी कभी पूछ ली जाती है। ठीक है, हम इसको इग्नोर कर देते हैं, पर जानने में क्या जा रहा है जब लिखा है NLP नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग इसकी फुल फॉर्म होती है, ये भी आपको जानना चाहिए। साथ ही आपको जानना चाहिए पेटीएम मनी के CEO है वरुण श्रीधर। आर्ट, सिनेमा एंड इंडियाज फॉरगॉटन फ्यूचर्स नामक पुस्तक के लेखक कौन है? ऑप्शंस आपके सामने हैं, सही आंसर होगा ऑप्शन डी। सो रोचना मजूमदार इज द ऑथर ऑफ द बुक टाइटल्ड आर्ट, सिनेमा एंड इंडियाज फॉरगॉटन फ्यूचर्स। बिल्कुल लेटेस्ट बुक है, आ सकती है एग्जाम में, ध्यान रखिएगा। विल्बर एडिसन जिनका हाल ही में निधन हो गया, ये एक प्रसिद्ध क्या थे? एक्टर, ऑथर, अम्बेसडर या फिर म्यूजिक कंपोजर। सही आंसर होगा ऑप्शन बी। सो विल्बर एडिसन हु पास्ड अवे रिसेंटली वाज अ फेमस ऑथर। तो देखिए लगभग हर न्यूज़पेपर ने इसको ये जो न्यूज़ है ऑब्ituary में इसको कवर किया है, तो ये इम्पोर्टेंट है। तो देखिए
जाम्बियन बोर्न साउथ अफ्रीकन नॉवलिस्ट, तो जाम्बिया में पैदा हुए थे और साउथ अफ्रीका के हैं ये नॉवलिस्ट विल्बुर स्मिथ। तो इनका हाल ही में निधन हो गया है 88 साल की उम्र में। तो काफ़ी फेमस रहे थे ये अपने टाइम पर ऑथर जो है, कई सारी बुक्स इन्होंने लिखी है, कई सारे इनको अवार्ड्स मिले हैं। और इनका जो डेब्यू नोवेल रहा ये रहा व्हेन द लायन फीड्स। कोई भी फेमस ऑथर यदि उसका निधन होता है तो आप उसका डेब्यू नोवेल भी याद रखिएगा, पहला नोवेल कौन सा था यदि आपको मिल जाए उसमें, है ना। तो व्हेन द लायन फीड्स ये इनका डेब्यू नोवेल रहा है। भारत की पहली घास संरक्षिका का उद्घाटन किस राज्य में किया गया है? आसाम, सिक्किम, उत्तराखंड या फिर हिमाचल प्रदेश? सही आंसर होगा ऑप्शन सी। सो इंडियाज फर्स्ट ग्रास कंजर्वेटरी वॉज इनोग्रेटेड इन उत्तराखंड। तो अलग अलग तरह की ग्रास है, उसी का कंजर्व यहाँ पर बनाया गया है। कहाँ पर? उत्तराखंड के अल्मोड़ा डिस्ट्रिक्ट के रानीखेत जगह पर। बाकी आप जानते हैं उत्तराखंड के गवर्नर हैं लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह, रिटायर्ड हैं ये। सीएम है यहाँ के चीफ मिनिस्टर पुष्कर सिंह धामी। और यहाँ की दो कैपिटल हैं, विंटर कैपिटल देहरादून है, समर कैपिटल गैरसैंण है। अगर हम इसी तरह के कुछ करंट अफेयर्स देखें जहाँ पर इंडिया का फर्स्ट इस तरह की जो पे लाइन बनती है, तो देखिए उत्तराखंड में कई सारे करंट अफेयर्स रहे। तो देखिए इंडिया का फर्स्ट क्रिप्टोगैमिक गार्डन भी उत्तराखंड में इनोग्रेट किया गया, इंडिया का फर्स्ट क्रिप्टोगैमिक गार्डन। साथ ही इंडिया का फर्स्ट लाइकन पार्क ये भी उत्तराखंड में इनोग्रेट किया गया। इंडिया का फर्स्ट पॉलिनेटर पार्क ये भी उत्तराखंड में इनोग्रेट किया गया। साथ ही इंडिया का हाईएस्ट हर्बल पार्क ये भी उत्तराखंड में ही ओपन हुआ है। तो इस तरह करंट अफेयर्स हमने पढ़े हैं। साथ ही हाल ही में हमने पढ़ा था कि उत्तराखंड में जो है इंडिया का लार्जेस्ट एरोमेटिक गार्डन ये भी ओपन हुआ है। तो ये सभी करंट अफेयर्स उत्तराखंड से संबंधित हैं और आपके हर एक एग्जाम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण हैं। आगे बढ़ेंगे इसी के साथ। भारत और किस देश ने संयुक्त सैन्य एक्सरसाइज शक्ति 2021 में भाग लिया है? ऑप्शन है आपके सामने, यूएस, फ्रांस, थाईलैंड या फिर श्रीलंका। सही आंसर होगा ऑप्शन बी। सो इंडिया एंड फ्रांस पार्टिसिपेटेड इन द जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज एक्स शक्ति 2021। तो देखिए फ्रांस और इंडिया के बीच में होती है एक्सरसाइज शक्ति 2021। आपको जानना चाहिए कौन सा एडिशन है? 6th एडिशन ये हुआ है। कहाँ पर हुआ है? तो ये फ्रेंच पोर्ट टाउन है फ्रीजूस, यहाँ पर हुआ है। भारत की ओर से गोरखा राइफल्स इन्फेंट्री बटालियन ने यहाँ पर पार्टिसिपेट किया है। बाकी हमने हाल ही में देखा था कि इंडो यूएस जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज युद्ध अभ्यास हाल ही में अलास्का में हुआ है। साथ ही मित्र शक्ति ये इंडो श्रीलंका जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज है, ये हाल ही में अम्पारा जो कि एक श्रीलंकन टाउन है यहाँ पर हुई है। 2026 T20 विश्व कप और 2029 चैंपियंस ट्रॉफी की मेजबानी कौन सा देश करेगा? इंडिया, इंग्लैंड, पाकिस्तान या फिर वेस्ट इंडीज। सही आंसर होगा ऑप्शन ए। सो इंडिया विल होस्ट 2026 T20 वर्ल्ड कप एंड 2029 चैंपियंस ट्रॉफी। तो ये पूरा शेड्यूल है यहाँ पर कंट्रीज के साथ। इसकी जो है अच्छी इमेज, हाई क्वालिटी इमेज टेलीग्राम पर शेयर कर दूंगा मैं। चलिए खैर देखते हैं। तो देखिए 2024 का T20 वर्ल्ड कप वेस्ट इंडीज एंड यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका होस्ट करेंगे। तो देखिए नॉर्थ अमेरिका में भी अब जो है ये होस्ट होगा वर्ल्ड कप। 2025 चैंपियंस ट्रॉफी पाकिस्तान होस्ट करेगा। 2026 T20 वर्ल्ड कप इंडिया एंड श्रीलंका जॉइंटली होस्ट करेंगे। 2027 50 ओवर वर्ल्ड कप जो 50 ओवर का वर्ल्ड कप होता है, साउथ अफ्रीका, जिम्बाब्वे और नामीबिया होस्ट करेंगे। 2029 चैंपियंस ट्रॉफी इंडिया होस्ट करेगा। 2030 T20 वर्ल्ड कप इंडिया, आयरलैंड एंड स्कॉटलैंड होस्ट करेंगे। साथ ही 2031 50 ओवर वर्ल्ड कप इंडिया एंड बांग्लादेश जॉइंटली होस्ट करेंगे। बाकी आपको जानना चाहिए आईसीसी यानी इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल, इसके चेयरमैन ग्रेग बार्कले हैं। हेडक्वार्टर्स दुबई, यूनाइटेड अरब अमीरात्स में है। तो देखिए ये सभी इवेंट आपके लिए इंपॉर्टेंट हैं, याद रखिएगा। नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो के महानिदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? अतुल करवाल, राकेश अस्थाना, शीलवर्धन सिंह या फिर सत्यनारायण प्रधान। सही आंसर होगा ऑप्शन डी। सो सत्यनारायण प्रधान हैज बीन अपॉइंटेड एज डायरेक्टर जनरल ऑफ नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो NCB। बाकी आपको जानना चाहिए कि जो नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो है ये मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के अंतर्गत आता है और ये इंडियन सेंट्रल लॉ इन्फोर्समेंट एंड इंटेलिजेंस एजेंसी है। तो क्या है ये? सेंट्रल लॉ इन्फोर्समेंट एंड इंटेलिजेंस एजेंसी। आगे बढ़ेंगे। और हाल ही में हमने पढ़ा है कि जो NDRF है इसके डायरेक्टर जनरल बनाए गए हैं अतुल करवाल और शीलवर्धन सिंह, इनको CISF का डायरेक्टर जनरल बनाया गया है।
तो तीनों ही नियुक्तियां काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं। म्यांमार संघ गणराज्य में भारत के अगले राजदूत के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? विनय कुमार, अजनीश कुमार, वी मुरलीधरन या फिर मुक्तेश कुमार परदेसी? सही आंसर होगा ऑप्शन ए। सो विनय कुमार हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द नेक्स्ट एम्बेसडर ऑफ इंडिया टू द रिपब्लिक ऑफ द यूनियन ऑफ म्यांमार। बाकी आपको जानना चाहिए कि म्यांमार की कैपिटल नेपिडो है और यहाँ की करेंसी है म्यांमार क्यात। साथ ही देखिए जो आपके स्टेट के एग्ज़ाम होते हैं या फिर एसएससी के एग्ज़ाम होते हैं, चाहे रेलवे के एग्ज़ाम हो, तो यहाँ पर पूछा जाता है कि म्यांमार के साथ कौन से भारतीय स्टेट्स या फिर कितने भारतीय स्टेट्स बाउंड्री शेयर करते हैं। तो याद रखिएगा, देखिए मिज़ोरम, मणिपुर, नागालैंड और अरुणाचल प्रदेश, ये चारों ही राज्य जो है म्यांमार के साथ अपना लैंड बॉर्डर शेयर करते हैं। इसी तरह से आप बांग्लादेश के साथ देख सकते हैं, भूटान, नेपाल, इन सब के साथ आप देख सकते हैं, ये पूछ ले जाते हैं। ज्यूरिख स्विट्जरलैंड में आयोजित भारत महोत्सव में भारत गौरव सम्मान से किसे सम्मानित किया गया है? विनय गुप्ता, ऋषि शर्मा, पीके, दीपक हारके या फिर हरीश अग्निहोत्री? सही आंसर होगा ऑप्शन सी। सो बीके दीपक हारके वॉज ऑनर्ड विद द भारत गौरव सम्मान एट भारत महोत्सव हेल्ड इन ज्यूरिख स्विट्जरलैंड। तो देखिए ज्यूरिख जगह है स्विट्जरलैंड में, आप सभी जानते होंगे, कई इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस के यहाँ पर हेडक्वार्टर्स हैं। तो यहाँ पर ये फेस्टिवल हुआ है भारत महोत्सव, जिसका थीम रहा सेलिब्रेटिंग 75 ईयर्स ऑफ इंडियन इंडिपेंडेंस। साथ ही आपको जानना चाहिए, तो यहाँ पर जो डॉक्टर बीके दीपक हारके हैं, तो इनको जो है भारत गौरव सम्मान इससे ऑनर्ड किया गया है, सम्मानित किया गया है, क्योंकि इन्होंने राजयोग मेडिटेशन इसको जो है प्रमोट किया है। इंडियन एंशिएंट राजयोग मेडिटेशन को इन्होंने प्रमोट किया है। सेवानिवृत्त खिलाड़ियों के लिए एक पेशेवर कार्यक्रम लीजेंड्स लीग क्रिकेट के आयुक्त के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? कपिल देव, रवि शास्त्री, अनिल कुंबले या फिर चेतन शर्मा? सही आंसर होगा ऑप्शन बी। सो रवि शास्त्री हैज़ बीन रोप्ड इन एज द कमिश्नर ऑफ द लीजेंड्स लीग क्रिकेट, अ प्रोफेशनल इवेंट फॉर रिटायर्ड प्लेयर्स। तो देखिए जो क्रिकेट से रिटायर्ड हो गए हैं तो उनकी एक नई लीग आने वाली है और लीजेंड्स लीग क्रिकेट इसको बोला जाएगा, LLC। तो इसके कमिश्नर बनाए गए हैं फॉर्मर इंडियन चीफ कोच रवि शास्त्री। और ये जो क्रिकेट लीग है ये गल्फ नेशंस में होने वाली है जनवरी 2022 में। बाकी आपको जानना चाहिए इसके एक CEO एंड को फाउंडर रहेंगे रमन राहेजा, जो ये लीग होने वाली है। ICC पुरुष क्रिकेट समिति के अध्यक्ष के रूप में अनिल कुंबले की जगह किसने ली है? कपिल देव, रवि शास्त्री, सौरव गांगुली या फिर सचिन तेंदुलकर? सही आंसर होगा ऑप्शन सी। सो सौरव गांगुली हैज़ रिप्लेस्ड अनिल कुंबले एज द चेयरमैन ऑफ द ICC मेंस क्रिकेट कमिटी। तो देखिए ICC मेंस क्रिकेट कमेटी, तो यहाँ पर अनिल कुंबले पहले इस पर काबिज थे इस पद पर, अब जो है BCCI के प्रेसिडेंट सौरव गांगुली को ये पद दे दिया गया है। तो यह है चेयरमैन ऑफ ICC मेंस क्रिकेट कमेटी। अगर हम बात करें ICC विमेंस क्रिकेट कमेटी की, तो इसके चेयरमैन बने हैं जो वेस्ट इंडीज क्रिकेट के CEO हैं जॉनी क्रेव, ये बने हैं। तो अनिल कुंबले थे अब तक इस पद पर और इनका जो है 3 साल का पूरा कार्यकाल हो चुका है। PVR सिनेमास और निम्नलिखित में से किस बैंक ने को ब्रांडेड मूवी डेबिट कार्ड लॉन्च किया है? यस बैंक, एक्सिस बैंक, इंडसइंड बैंक या फिर कोटक महिंद्रा बैंक? सही आंसर होगा ऑप्शन डी। सो PVR सिनेमास एंड कोटक महिंद्रा बैंक हैव लॉन्च्ड अ को ब्रांडेड मूवी डेबिट कार्ड। तो देखिए बैंक में इस तरह के क्वेश्चंस पूछ ले जाते हैं और किसी एग्जाम में तो इस तरह के क्वेश्चन नहीं पूछे जाते, पर हाँ जो बैंक के एस्पिरेंट्स हैं वहाँ पर इस तरह के क्वेश्चंस पूछ ले जाते हैं। बाकी आपको जानना चाहिए कोटक महिंद्रा बैंक के MD एंड CEO उदय कोटक हैं, हेडक्वार्टर्स मुंबई में है और टैगलाइन है लेट्स मेक मनी सिंपल, अब कोना कोना कोटक। बाकी हमने हाल ही में पढ़ा है कि कोटक महिंद्रा बैंक ये फर्स्ट शेड्यूल्ड प्राइवेट सेक्टर बैंक बन गया है जिसको डायरेक्ट और इनडायरेक्ट टैक्सेस कलेक्ट करने की इजाज़त मिल गई है। साथ ही कोटक महिंद्रा बैंक ने यहाँ पर NPCI के साथ पार्टनरशिप करके क्रेडिट कार्ड्स लॉन्च किए हैं रुपे नेटवर्क पर। साथ ही इंडिगो ने यहाँ पर कोटक महिंद्रा बैंक के साथ पार्टनरशिप करके काचिंग क्रेडिट कार्ड लॉन्च किया है। ये वाला मुझको फैक्ट लगता है कि आपके आने वाले बैंक के मेंस एग्जाम में पूछा जा सकता है, तो याद रखिएगा। किस एयरलाइंस ने 10 साल के अंतराल के बाद भारत के लिए उड़ान सेवाएं फिर से शुरू की हैं? ब्रिटिश एयरवेज, कुवैत एयरवेज, अमेरिकन एयरलाइंस या फिर लुफ्थाना एयरलाइंस? सही आंसर होगा ऑप्शन सी। सो अमेरिकन एयरलाइंस हैज़ रीइंट्रोड्यूस्ड फ्लाइट सर्विसेज टू इंडिया आफ्टर अ गैप ऑफ 10 ईयर्स। तो देखिए लगभग 1 डिकेड के बाद यहाँ पर जो वर्ल्ड की लार्जेस्ट एयरलाइन है बाय पैसेंजर्स कैरिड अमेरिकन एयरलाइंस, तो ये दिल्ली पहुंची है न्यूयॉर्क के
जॉन एफ कैनेडी इंटरनेशनल एयरपोर्ट से। अच्छा, कई बार पूछ लिया जाता है कि जॉन एफ कैनेडी इंटरनेशनल एयरपोर्ट कहाँ पर है, तो आंसर होगा यूएसए में। तो देखिए लास्ट बार ये 2012 में आई थी, जब शिकागो दिल्ली रूट को ये फॉलो किया करती थी। निम्नलिखित में से किसने ऊर्जा क्षेत्र में महिलाओं की कार्यबल भागीदारी बढ़ाने के लिए वी पावर इंडिया पार्टनरशिप फोरम लॉन्च किया है? तो देखिए 4 ऑप्शन है आपके सामने, वर्ल्ड बैंक एंड आरबीआई, वर्ल्ड बैंक एंड एशियन डेवलपमेंट बैंक, न्यू डेवलपमेंट बैंक एंड एशियन डेवलपमेंट बैंक, या फिर वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन एंड एशियन डेवलपमेंट बैंक। सही आंसर होगा ऑप्शन बी। सो वर्ल्ड बैंक एंड एशियन डेवलपमेंट बैंक हैव लॉन्च्ड वी पावर इंडिया पार्टनरशिप फोरम टू इंक्रीज वर्कफोर्स पार्टिसिपेशन ऑफ वीमेन इन एनर्जी सेक्टर। तो वर्ल्ड बैंक और एशियन डेवलपमेंट बैंक ने इंडिया स्मार्ट ग्रिड फोरम के साथ एसोसिएट करके वी पावर इंडिया पार्टनरशिप फोरम जो है लॉन्च किया है। किस लिए? जो एनर्जी सेक्टर है उसमें जो महिलाएं हैं, वुमेन वर्कफोर्स बढ़ सके। आपको बता दें साल 2019 में वर्ल्ड बैंक और एशियन डेवलपमेंट बैंक ने वी पावर नाम से एक नेटवर्क लॉन्च किया था और इसमें जो है 28 ऑर्गेनाइजेशंस शामिल हैं। तो मकसद यही है, जो इंडियन इलेक्ट्रिसिटी सेक्टर है इसमें महिलाओं की जो भागीदारी है उसको बढ़ाना, उनकी पार्टिसिपेशन को बढ़ाना। राष्ट्रीय माफ़ कीजिएगा, ये हिंदी में मैं इसको ट्रांसलेट करना भूल गया। वर्ल्ड फिलोसफी डे इज ऑब्जर्व ऑन विच डे? तो वर्ल्ड फिलोसफी डे मनाया जाता है एवरी 3rd थर्सडे ऑफ नवंबर। तो देखिए वर्ल्ड फिलोसफी डे ये यूनेस्को द्वारा मनाया जाता है 3rd थर्सडे ऑफ नवंबर को, जो कि इस साल 2021 में 18 नवंबर को जो है पड़ रहा है, और पहली बार ये 21 नवंबर 2002 में मनाया गया था। तो याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट है वर्ल्ड फिलोसफी डे 3rd थर्सडे ऑफ नवंबर। पहली शारीरिक राष्ट्रीय योगासन चैंपियनशिप किस शहर में आयोजित की गई है? भोपाल, कानपुर, ऋषिकेश या फिर भुवनेश्वर। सही आंसर होगा ऑप्शन डी। सो फर्स्ट फिजिकल नेशनल योगासना चैंपियनशिप वॉज हेल्ड इन भुवनेश्वर। तो देखिए उड़ीसा सरकार ने भुवनेश्वर में इंडिया की फर्स्ट फिजिकल नेशनल योगासना चैंपियनशिप यहाँ पर होस्ट की है। किसके साथ मिलकर? नेशनल योगासना स्पोर्ट्स फेडरेशन के साथ मिलकर। द सेज विथ 2 हॉर्न्स नामक पुस्तक के लेखक या लेखिका कौन है? अनीता देसाई, सुधा मूर्ति, रस्किन बॉन्ड या फिर अमर्त्य सेन। सही आंसर होगा ऑप्शन बी। सो सुधा मूर्ति इज द ऑथर ऑफ द बुक टाइटल्ड द सेज विद 2 हॉर्न्स। स्टैंडर्ड चार्टर्ड सिक्योरिटीज इंडिया में मुख्य कार्यकारी अधिकारी यानी चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? सही आंसर होगा ऑप्शन डी। सो राजीव श्रीवास्तव हैज बीन अपॉइंटेड एज द चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर एट स्टैंडर्ड चार्टर्ड सिक्योरिटीज इंडिया। तो नाम याद रखेंगे, राजीव श्रीवास्तव सीईओ बनाए गए हैं स्टैंडर्ड चार्टर्ड सिक्योरिटीज इंडिया के। कितने वैज्ञानिकों को उनके नवीन शोध विचारों के लिए स्वर्ण जयंती फेलोशिप से सम्मानित किया गया? 13, 15, 17 या फिर 21। सही आंसर होगा ऑप्शन सी। सो 17 साइंटिस्ट वर अवॉर्डेड द स्वर्ण जयंती फेलोशिप फॉर देयर इनोवेटिव रिसर्च आइडियाज। तो देखिए रिसर्च एंड डेवलपमेंट के फील्ड में, साइंस के फील्ड में अपने नए नए आइडियाज़ देने के लिए 17 साइंटिस्ट को जो है स्वर्ण जयंती फेलोशिप से सम्मानित किया गया है। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने किस स्थान पर एक केंद्रीकृत रसीद और प्रसंस्करण केंद्र स्थापित किया? मुंबई, कोलकाता, न्यू दिल्ली या फिर चंडीगढ़। सही आंसर होगा ऑप्शन डी। सो आरबीआई हैज सेट अप अ सेंट्रलाइज्ड रिसीट एंड प्रोसेसिंग सेंटर एट चंडीगढ़। तो देखिए आरबीआई चंडीगढ़, आरबीआई का जो ऑफिस है चंडीगढ़ में, तो यहाँ पर इन्होंने सेंट्रलाइज्ड रिसीट एंड प्रोसेसिंग सेंटर सीआरपीसी इसको जो है सेटअप किया है। तो इसका मकसद क्या है? अब देखिए ये जो आपकी न्यूज़ है ये ओम्बुड्समैन से जुड़ी हुई है, जो बैंक लोकपाल है उससे जुड़ी हुई है। हाल ही में आरबीआई ने जो लोकपाल को एकीकृत कर दिया है, इंटीग्रेट कर दिया है। अब केवल किसी भी तरह की जो है कोई दिक्कत हो तो आप एक प्लेटफॉर्म पर बता सकते हैं, अलग अलग लोकपाल नहीं है, ठीक है। तो अब लोकपाल के पास डायरेक्ट कंप्लेंट नहीं जाती है, पहले जो है उसको एक सेंटर पे भेजा जाता है जहाँ पर कि उसकी स्क्रूटनी होती है कि क्या वो जो आपकी शिकायत है वो सही है, लीगल है, वैलिड है या नहीं है, या ऐसे ही डाल दी गई है। तो इस सेंटर पे जाते हैं, यहाँ पर पहले वेरीफाई होती है, उसके बाद फिर उसको आगे लोकपाल तक पहुँचाया जाता है। तो ये सेंट्रलाइज्ड रिसीट एंड प्रोसेसिंग सेंटर आरबीआई चंडीगढ़ यहाँ पर सेटअप किया गया है। किड्स फुटवियर ब्रांड प्लेटो का ब्रांड एम्बेसडर किसे बनाया गया है? विराट कोहली, राहुल द्रविड़,
रोहित शर्मा या फिर सौरव गांगुली? सही आंसर होगा ऑप्शन बी। सो राहुल द्रविड़ हैज़ बीन नेम्ड ब्रांड एम्बेसडर ऑफ किड्स फुटवियर ब्रांड प्लेटो। तो देखिए इंडिया का फर्स्ट D2C यानी डायरेक्ट टू कंज्यूमर फूड हेल्थ फोकस्ड फुटवियर ब्रांड फॉर चिल्ड्रन प्लेटो, इसने जो है राहुल द्रविड़ को अपना ब्रांड एम्बेसडर और मेंटर नियुक्त किया है। संयुक्त राष्ट्र विश्व पर्यटन संगठन यानी कि UNWTO द्वारा किस राज्य के पोचमपल्ली गांव को सर्वश्रेष्ठ पर्यटन गांव में से एक नामित किया गया है? ऑप्शन है आपके सामने केरल, कर्नाटक, तेलंगाना या फिर आंध्र प्रदेश। सही आंसर होगा ऑप्शन सी। सो पोचमपल्ली विलेज इन तेलंगाना has been named one of the best tourism villages by the United Nations World Tourism Organization UNWTO। तो देखिए आपको जानना चाहिए पोचमपल्ली विलेज तेलंगाना राज्य में आता है और UNWTO द्वारा इसे वन ऑफ द बेस्ट टूरिज्म विलेजेस इन द वर्ल्ड का दर्जा दिया गया है और ये सम्मान इसको मैड्रिड स्पेन में आयोजित होने वाले 24th सेशन ऑफ द UNWTO जनरल असेंबली में दिया जाएगा। ये 2 दिसंबर 2021 को होगा। आपको जानना चाहिए UNWTO इसका हेडक्वार्टर्स भी मैड्रिड स्पेन में है। साथ ही आपको जानना चाहिए पोचमपल्ली को सिल्क सिटी ऑफ इंडिया कहते हैं। देखिए भारत में कई सिटीज़ हैं जिनको सिल्क सिटी बोलते हैं, उनमें से एक पोचमपल्ली भी है जिसे सिल्क सिटी ऑफ इंडिया बोलते हैं। यहाँ पर जो है जो वुवन का काम होता है, जो बुनाई का काम होता है, वो एक खास स्टाइल से होता है जिसे बोलते हैं इकत, और इस इकत स्टाइल को जो है साल 2004 में GI टैग भी मिल चुका है, GI स्टेटस भी मिल चुका है। साथ ही आपको जानना चाहिए जो ये पोचमपल्ली है ये भूदान मूवमेंट के लिए जाना जाता है, क्योंकि आप सभी जानते हैं भूदान मूवमेंट आचार्य विनोबा भावे द्वारा शुरू किया गया था, तो वो इसी विलेज से शुरू किया गया था 18 अप्रैल 1951 को, भूदान पोचमपल्ली। आगे बढ़ेंगे। 2021 के लिए इंडियन फिल्म पर्सनैलिटी ऑफ द ईयर अवार्ड निम्नलिखित में से किन्हें प्रदान किया जाएगा? ऑप्शन है आपके पास तनुजा एंड गुलजार, सेकंड है स्मृति ईरानी एंड जावेद अख्तर, हेमा मालिनी एंड प्रसून जोशी, जया बच्चन एंड अनुपम खेर। सही आंसर है ऑप्शन सी। इंडियन फिल्म पर्सनैलिटी ऑफ द ईयर अवार्ड फॉर 2021 विल बी कन्फर्ड ऑन हेमा मालिनी एंड प्रसून जोशी। आपको जानना चाहिए यूनियन मिनिस्टर फॉर इन्फॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग है अनुराग सिंह ठाकुर, तो इन्होंने ये अनाउंस किया है कि इंडियन फिल्म पर्सनैलिटी ऑफ द ईयर अवार्ड फॉर 2021 हेमा मालिनी और प्रसून जोशी को दिया जाएगा। आप सभी जानते हैं हेमा मालिनी एक्टर हैं, साथ ही ये मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है मथुरा उत्तर प्रदेश से। साथ ही प्रसून जोशी को भी आप जानते हैं लिरिसिस्ट हैं, साथ ही ये CBFC यानी कि सेंट्रल बोर्ड ऑफ फिल्म सर्टिफिकेशन के चेयरपर्सन भी हैं। आगे बढ़ेंगे। प्रोजेक्ट 75 के तहत भारतीय नौसेना को प्राप्त चौथी स्कॉर्पियन श्रेणी की पनडुब्बी का नाम बताएं। सही आंसर होगा ऑप्शन ए। सो INS वेला इज द 4th स्कॉर्पियन क्लास सबमरीन रिसीव्ड बाय इंडियन नेवी अंडर द प्रोजेक्ट 75। देखिए आपको जानना चाहिए हाल ही में इंडियन नेवी को अपनी 4th सबमरीन INS वेला मिल चुकी है और INS वेला भी प्रोजेक्ट 75 के तहत जो है भारत को प्राप्त हुई है, इंडियन नेवी को प्राप्त हुई है। आपको बता दें प्रोजेक्ट 75 किससे संबंधित है, तो प्रोजेक्ट 75 के तहत स्कॉर्पियन क्लास की 6 सबमरीन्स पनडुब्बी जो है बनाई जा रही हैं और ये कहाँ पर बन रही हैं? मझगांव डॉक शिप बिल्डर्स लिमिटेड मुंबई में, और इसमें भारत की सहायता कर रहा है फ्रांस। साथ ही आपको जानना चाहिए इससे पहले 3 सबमरीन्स इसी प्रोजेक्ट 75 के अंतर्गत INS करांज, INS कलवरी, INS खंडेरी भारत को प्राप्त हो चुकी हैं। INS वगीर जो है लास्ट ईयर लॉन्च की गई थी और इसकी जो 6th सबमरीन है INS वक्शीर ये अंडर कंस्ट्रक्शन है। आगे बढ़ेंगे। विंग्स इंडिया 2022 कार्यक्रम किस शहर में आयोजित किया जाएगा? जयपुर, सरसावा, बेंगलुरु या फिर हैदराबाद। सही आंसर होगा ऑप्शन डी। सो विंग्स इंडिया 2022 इवेंट विल बी हेल्ड इन हैदराबाद। तो देखिए फिक्की जो है मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एंड एयरपोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया के साथ मिलकर विंग्स इंडिया 22 इसका 5th एडिशन जो है इसको ऑर्गेनाइज करेगी। ठीक है, ये एक सिविल एविएशन जो मिनिस्ट्री है इसका एक फ्लैगशिप इवेंट होता है, आपको जानना चाहिए, और ये एक बायनियल इवेंट है यानी 2 साल में एक बार होता है और 24 से 27 मार्च 2022 को ये बेगमपेट एयरपोर्ट हैदराबाद में ऑर्गेनाइज किया जाएगा और इसका थीम रहेगा इंडिया एट 75 न्यू हॉरिजन फॉर एविएशन इंडस्ट्री। साथ ही आपको जानना चाहिए जो इंडियन एविएशन इंडस्ट्री है ये वर्ल्ड की 3rd लार्जेस्ट डोमेस्टिक एविएशन मार्केट है। साथ ही आपको जानना चाहिए कि भारत जो है वर्ल्ड में
तीसरे नंबर पर आता है यदि हम डोमेस्टिक ट्रैफिक हैंडल करने की बात करें। पहले नंबर पर यूएसए है, दूसरे पर चाइना है। देखिए इस तरह के फैक्ट आपके एग्जाम में पूछ ले जाते हैं। पढ़ेंगे एकीकृत लोकपाल योजना में कितने करोड़ की जमा राशि वाले गैर अनुसूचित प्राथमिक सहकारी बैंक भी शामिल हैं। ऑप्शंस आपके सामने हैं। सही आंसर होगा ऑप्शन सी। द इंटीग्रेटेड ओम्बुड्समैन स्कीम इंक्लूड्स नॉन शेड्यूल्ड प्राइमरी कोऑपरेटिव बैंक्स विद अ डिपॉजिट साइज ऑफ 50 करोड़ एंड अबव। जानेंगे इसके बारे में, इंपॉर्टेंट है ये खास करके बैंक वालों के लिए। देखिए हमने हाल ही में पढ़ा था कि प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने आरबीआई की इंटीग्रेटेड ओम्बुड्समैन स्कीम को लॉन्च किया है। तो देखिए यदि आपकी बैंक से संबंधित कोई शिकायत है, जेन्युइन शिकायत है, और उसको आप जो है बैंक को बताते हैं और वो 30 दिन के अंदर भी उसका जो है निवारण नहीं करते हैं, तो आप ओम्बुड्समैन का सहारा ले सकते हैं, वहाँ पर अपनी कंप्लेन जो है डाल सकते हैं। लेकिन अब तक क्या होता था, 3-4 तरह की स्कीम थी ओम्बुड्समैन से रिलेटेड और कई तरह की कैटेगरी आती थी, फिर आपको कैटेगरी चूज़ करनी पड़ती थी कि इस कैटेगरी में मेरी कंप्लेन जाएगी। तो थोड़ा हेक्टिक प्रोसेस हो जाता था और थोड़ा समझ में भी नहीं आता था। तो अब क्या किया है आरबीआई ने, 3 स्कीम्स को जो है यहाँ पर एमलगेट कर दिया है, एमलगमेट कर दिया है। ठीक है, पहले आप जान लीजिए कि एमलगमेट का मतलब क्या होता है। इसका मतलब होता है एकीकरण, संस्थाओं संगठनों आदि को मिलाकर एक कर देना, सम्मिलित कर देना, एकीकरण कर देना। ये आपके जो पैसेजेस आते हैं ना, उनमें इस तरह के शब्द जो है यूज़ होते हैं। आपको जब फिल इन द ब्लैंक्स आते हैं या क्लोज टेस्ट जो होते हैं, उसमें आपको जो फिलअप करना पड़ता है, वहाँ पर आपको इसकी ज़रूरत पड़ जाती है। साथ ही एसएससी के एग्ज़ाम हो गया, फिर स्टेट के एग्ज़ाम हो गए, वहाँ पर आपको इसका सिनोनिम या फिर एंटोनिम भी पूछ ले जाता है। तो वो आप खुद से देखिएगा, मैंने आपको इसका मीनिंग बता दिया है, काफ़ी अच्छा वर्ड है। तो देखिए ये जो इंटीग्रेटेड ओम्बुड्समैन स्कीम है, ये 3 ओम्बुड्समैन स्कीम को एकीकृत करता है। कौन सा? बैंकिंग ओम्बुड्समैन स्कीम ऑफ 2006, ओम्बुड्समैन स्कीम ऑफ एनबीएफसीज ऑफ 2018 एंड ओम्बुड्समैन स्कीम ऑफ डिजिटल ट्रांजैक्शंस ऑफ 2019। अब यही आ सकता है आपसे क्वेश्चन कि जो इंटीग्रेटेड ओम्बुड्समैन स्कीम है, ये निम्नलिखित में से किस स्कीम को इंटीग्रेट करके नहीं बनाया गया है। तो 3 स्कीम ये डाल देंगे ऑप्शन में, 3 ऑप्शन ये आ गए और चौथा एक और डाल देंगे, तो वही आपका सही आंसर होगा, यानी कि उसको जो है इसमें इंटीग्रेट नहीं किया गया है। तो क्वेश्चन आप अपने हिसाब से भी देख सकते हैं, जरूरी नहीं है कि जो यहाँ पर बताया वही क्वेश्चन हो। हाँ ये है जो आपको डेटा मैं आपको प्रोवाइड कराता हूँ, इसी में से ही क्वेश्चन आपके पास आएगा। तो अब देखिए जो नॉन शेड्यूल्ड प्राइमरी कोऑपरेटिव बैंक्स हैं, जिनका डिपॉजिट साइज 50 करोड़ उससे अधिक का है, तो वो भी इस लोकपाल के दायरे में आएंगे। बाकी आपको जानना चाहिए कि जो एपिलेट अथॉरिटी रहेगा इस स्कीम के तहत, वो रहेगा आरबीआई का एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर इन चार्ज ऑफ कंज्यूमर एजुकेशन एंड प्रोटेक्शन डिपार्टमेंट। साथ ही यहाँ पर एक टोल फ्री नंबर भी प्रोवाइड कराया गया है 14448। आप अपनी कंप्लेंट जो है इस नंबर पर भी दायर कर सकते हैं। आगे बढ़ेंगे। 21वीं हिंद महासागर रिम एसोसिएशन की मंत्रिपरिषद की वार्षिक बैठक किस शहर में आयोजित की गई है? ढाका, कोलंबो, न्यू दिल्ली या फिर काठमांडू। सही आंसर होगा ऑप्शन ए। 21st इंडियन ओशन रिम एसोसिएशन एनुअल काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स मीटिंग वॉज हेल्ड इन ढाका, बांग्लादेश। तो देखिए भारत की ओर से जो मिनिस्टर ऑफ स्टेट एक्सटर्नल अफेयर्स हैं डॉक्टर राजकुमार रंजन सिंह, तो इन्होंने यहाँ पर वर्चुअली पार्टिसिपेट किया, यानी कि ऑनलाइन पार्टिसिपेट किया है 21st एनुअल काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स मीटिंग ऑफ इंडियन ओशन रिम एसोसिएशन IORA। आपको बता दें जो ये इंडियन ओशन रिम एसोसिएशन की जो ये मीटिंग हुई है, ये हाइब्रिड फॉर्मेट में हुई है ढाका, बांग्लादेश में। हाइब्रिड फॉर्मेट का मतलब क्या है? ऑनलाइन भी हुई है और ऑफलाइन भी हुई है, यानी कि कुछ लोग यहाँ पर इन पर्सन मौजूद रहे, यानी कि फिजिकली भी मौजूद रहे कुछ उसमें, और कुछ लोगों ने जो है वर्चुअली पार्टिसिपेट किया, यानी ऑनलाइन तरीके से पार्टिसिपेट किया। इसका मतलब होता है हाइब्रिड। आपको जानना चाहिए जो IORA है, इसका जो कोऑर्डिनेटिंग सेक्रेटेरिएट है ये इबेनी मॉरिशस में लोकेटेड है, और इसकी टोटल मेंबरशिप है 23 कंट्रीज। विश्व शौचालय दिवस किस दिन मनाया जाता है? 17 नवंबर, 18 नवंबर, 19 नवंबर या फिर 20 नवंबर। सही आंसर होगा ऑप्शन सी। वर्ल्ड टॉयलेट डे इज ऑब्जर्व्ड ऑन 19 नवंबर। तो 19 नवंबर को मनाया जाता है वर्ल्ड टॉयलेट डे, और इसका इस साल का 2021 का थीम रहेगा वैल्यूइंग टॉयलेट्स। तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये भी आपके लिए नोट डाउन कर लीजिएगा इसका थीम। भारत को यूनेस्को के कार्यकारी बोर्ड में किस अवधि के लिए फिर से चुना गया है? 2021 से 2023, 2022 से 24,
2021 से 25 या फिर 2022 से 25? सही आंसर होगा ऑप्शन सी। इंडिया हैज़ बीन री इलेक्टेड टू द यूनेस्को एग्जीक्यूटिव बोर्ड फॉर 2021 टू 25। तो देखिए आपको जानना चाहिए यूनेस्को एग्जीक्यूटिव बोर्ड में भारत को फिर से री इलेक्ट कर लिया गया है। ये जो यूनेस्को एग्जीक्यूटिव बोर्ड है ना, ये यूनेस्को का जो है वन ऑफ द 3 कॉन्स्टिट्यूशनल ऑर्गन्स है। इसके अलावा जो 2 ऑर्गन्स है ये है जनरल कॉन्फ्रेंस और दूसरा है द सेक्रेटेरिएट। आपको जानना चाहिए ये जो यूनेस्को एग्जीक्यूटिव बोर्ड है इसमें 58 मेंबर स्टेट्स होते हैं जो कि 4 साल के कार्यकाल के लिए चुने जाते हैं। साथ ही आपको जानना चाहिए यूनेस्को के 193 मेंबर स्टेट्स हैं। देखिए ऑर्गेनाइजेशंस के जो मेंबर स्टेट्स हैं ये से पूछे जाते हैं। ये हम अपने असाइनमेंट क्वेश्चन में शुरू करेंगे। हमारी एक फॉलोवर है तो उन्होंने सजेस्ट किया है कि सीएम एंड गवर्नर की सीरीज़ के बाद अब इसके बाद फिर जो इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है इनके कितने मेंबर्स हैं इसको आप असाइनमेंट क्वेश्चन में इंक्लूड कीजिए। तो बिल्कुल हम इसको इंक्लूड करेंगे। साथ ही आपको जानना चाहिए यूनेस्को की फुल फॉर्म क्या है। यूनाइटेड नेशंस एजुकेशनल साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन। इसका हेडक्वार्टर्स पेरिस फ्रांस में है और इसकी हेड है डायरेक्टर जनरल है ऑड्रे अजोले। साथ ही इसकी स्थापना 16 नवंबर 1945 को हुई थी। इसका स्थापना ईयर भी पूछा जाता है, इस्टेब्लिशमेंट ईयर भी पूछा जाता है, स्थापना वर्ष। भारतीय रेलवे ने किस रेलवे स्टेशन पर अपने पहले पॉड कॉन्सेप्ट रिटायरिंग रूम का अनावरण किया है। चेन्नई फोर्ट रेलवे स्टेशन, कानपुर सेंट्रल रेलवे स्टेशन, मुंबई सेंट्रल रेलवे स्टेशन या फिर दिल्ली सफदरजंग रेलवे स्टेशन? सही आंसर होगा ऑप्शन सी। इंडियन रेलवेज हैज अनवील्ड इट्स फर्स्ट एवर पोर्ट कॉन्सेप्ट रिटायरिंग रूम्स एट मुंबई सेंट्रल रेलवे स्टेशन। तो इस तरह के पोर्ट्स आप जानते होंगे, पोर्ट्स क्या होते हैं, जानेंगे इस क्वेश्चन के बारे में। तो देखिए मुंबई सेंट्रल रेलवे स्टेशन पर इंडियन रेलवेज ने अपना पोर्ट कॉन्सेप्ट को जो है अनवील किया है। आप जानते हैं पोर्ट जो कॉन्सेप्ट है ये सबसे पहले जापान में स्टार्ट हुआ था और ये यहाँ पर बेसिक एमिनिटीज़ आपको प्रोवाइड कराती है। अफोर्डेबल होटल रूम्स की तरह होते हैं ये, ठीक है, कॉम्पैक्ट रूम होते हैं, ठीक है, ज़्यादा ऐसा नहीं कि बहुत खुले हुए हैं, एक कॉम्पैक्ट टाइप में, बिल्कुल प्राइवेसी भी इसमें बनी रहती है। और इस तरह के जो पोर्ट बनाए गए हैं ना इसमें आपको फ्री वाईफाई भी देगा जो रेलवे है, भारतीय रेलवे है, लगेज रूम भी होगा, टॉयलेटरीज भी होंगे, शावर रूम्स भी होंगे, वॉशरूम्स भी होंगे, ये सभी फैसिलिटी यहाँ पर होगी। टीवी, स्मॉल लॉकर, मिरर, ये सभी फैसिलिटी यहाँ पर दी जाएंगे। इसमें क्या होता है ना, होटल रूम्स तो महंगे पड़ जाते हैं लेकिन इस तरह के पोर्ट जो होता है ना ये आपको कम रुपये में पड़ते हैं क्योंकि इतना ही स्पेस होता है जितना आप लेट सकें, बैठ सकें, केवल इतना स्पेस होता है और अलग अलग पोर्ट्स यहाँ पर बना दिए जाते हैं। तो ये मुंबई सेंट्रल रेलवे स्टेशन पर इनॉग्रेट किया गया है। केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने तमिलनाडु के किस जिले में भारत का पहला खाद्य संग्रहालय लॉन्च किया। सलेम, वेल्लोर, तंजावुर या फिर पेरम्बलूर? सही आंसर होगा ऑप्शन सी। यूनियन मिनिस्टर पीयूष गोयल लॉन्च्ड इंडियाज फर्स्ट फूड म्यूजियम एट तंजावुर डिस्ट्रिक्ट इन तमिलनाडु। तो ये इंडिया का फर्स्ट फूड म्यूजियम है, इसलिए इंपॉर्टेंट है आपके लिए क्योंकि जहाँ भी इंडिया का फर्स्ट या फिर वर्ल्ड का फर्स्ट इस तरह से जहाँ लाइन जुड़ जाती है ना वो भी आपके करंट अफेयर के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है। अच्छा, जिनके पास हमारी पीडीएफ है ना, आप लोग एक काम कर सकते हैं, जिनके पास मंथली पीडीएफ है आप कंट्रोल F प्रेस करके केवल फर्स्ट टाइप कर दिया कीजिए, फर्स्ट FIRST। तो फर्स्ट से संबंधित जितने भी क्वेश्चन है ना वो आपको एक साथ मिल जाएंगे, तो उनको भी आप एक साथ अपने नोटबुक में लिख सकते हैं। तो इस तरह से आप कोई कीवर्ड आपको जो अच्छा लगता है ना उससे संबंधित क्वेश्चन आप अपने आप निकाल के साइड में लिख सकते हैं। तो रिवीजन पर्पस के लिए आपके लिए इंपॉर्टेंट होता है। बाकी आपको जानना चाहिए पीयूष गोयल कौन है। ये यूनियन मिनिस्टर फॉर कॉमर्स, इंडस्ट्री, फूड एंड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन है। साथ ही आपको जानना चाहिए इसी आर्टिकल में ये फैक्ट भी दिया हुआ था इसलिए मैं यहाँ पर इंक्लूड कर रहा हूँ कि इंडिया जो है वर्ल्ड का 5th लार्जेस्ट एग्रीकल्चरल एक्सपोर्टर है और पहले नंबर पर है यूरोपियन यूनियन, उसके बाद आता है यूनाइटेड स्टेट्स। तो देखिए यहाँ पर भारत को जो है वर्ल्ड का लार्जेस्ट फूड गेन एक्सपोर्टर बनाने की कोशिश जारी की गई है और उसी के संबंध में ये म्यूज़ियम यहाँ पर लॉन्च किया गया है। तो ये भारत का जो है स्वतंत्रता के बाद से अब तक की कई सारी एफर्ट यहाँ पर दिखाए गए हैं इस फूड म्यूज़ियम में। फोर्स इन स्टेट क्राफ्ट नामक पुस्तक के लेखक कौन है। सही आंसर होगा ऑप्शन डी। सो दीपेंदु चौधरी एंड अर्जुन सुब्रमण्यम आर द ऑथर्स ऑफ द बुक टाइटल्ड फोर्स इन स्टेट क्राफ्ट। तो देखिए जो हमारे डिफेंस सेक्रेटरी हैं डॉक्टर अजय कुमार, इन्होंने इस बुक को रिलीज़ किया है।
तो नाम याद रखिएगा, दीपेंदु चौधरी और अर्जुन सुब्रमण्यम, इन दोनों के द्वारा ये पुस्तक को लिखा गया है। राष्ट्रीय मिर्गी दिवस किस दिन मनाया जाता है? सही आंसर होगा ऑप्शन बी। सो नेशनल एपिलेप्सी डे इज ऑब्जर्व्ड ऑन नवंबर 17। आप जानते हैं एपिलेप्सी क्या होता है? ये एक ब्रेन से संबंधित एक नॉन कम्युनिकेबल डिसऑर्डर होता है, जिसमें कि अचानक से एक अलग इलेक्ट्रिक एनर्जी टाइप की जनरेट होती रहती है, एक शॉक टाइप के लगते रहते हैं। विश्व COPD यानी क्रॉनिक ऑब्स्ट्रक्टिव प्लमनरी डिजीज दिवस हर साल किस दिन मनाया जाता है? सही आंसर होगा ऑप्शन डी। द वर्ल्ड COPD डे इज ऑब्जर्व्ड एवरी ईयर ऑन द थर्ड वेडनेसडे ऑफ नवंबर। तो देखिए, एवरी थर्ड वेडनेसडे ऑफ नवंबर को मनाया जाता है COPD डे। और आपको बता दें, ये जो है क्रॉनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिजीज़, इसके जो खतरे हैं उसके बारे में जो है जागरूकता फैलाता है। इस बार 2021 में 17 नवंबर 2021 को ये मनाया गया और इसका थीम रहा हेल्दी लंग्स नेवर मोर इम्पोर्टेंट। NTPC लिमिटेड ने अक्षय ऊर्जा के उत्पादन और भंडारण के लिए किस कंपनी के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं? SR ऑयल, इंडियन ऑयल, रिलायंस पेट्रोलियम या फिर हिंदुस्तान पेट्रोलियम? सही आंसर होगा ऑप्शन बी। NTPC लिमिटेड हैज साइंड MOU विद इंडियन ऑयल फॉर द जनरेशन एंड स्टोरेज ऑफ रिन्यूएबल एनर्जी। बाकी आपको जानना चाहिए, NTPC के चेयरमैन हैं गुरदीप सिंह और इंडियन ऑयल के चेयरमैन हैं श्रीकांत माधव वैद्य। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने पुनर्निर्मित रेजांग ला मेमोरियल को किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में राष्ट्र को समर्पित किया है? लद्दाख, मणिपुर, उत्तराखंड या फिर जम्मू एंड कश्मीर? सही आंसर होगा ऑप्शन ए। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह डेडिकेटेड टू द नेशन रिनोवेटेड रेजांग ला मेमोरियल इन लद्दाख। तो देखिए, लद्दाख के चुशुल में यहाँ पर एक सेरेमनी हुई और वहाँ पर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने रिनोवेटेड यानी फिर से इसको रिनोवेट किया गया है, फिर से इसको जो है बनाया गया है, रेजांग ला मेमोरियल, ठीक है, इसको रिनोवेट किया गया है, कुछ मरम्मत इसकी की गई है और इसी को जो है फिर से इनोग्रेट किया गया रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने। सबसे पहले इसको 1963 में बनाया गया था, यहीं पर चुशुल प्लेन्स में 15,000 की हाइट पर। और ये उन सभी ट्रूप्स को जो है डेडिकेटेड है, उनके सम्मान में जो है इसको बनाया गया है, जो 13 कुमाऊं रेजिमेंट के जो है सिपाही थे, जिन्होंने इसको जो है डिफेंड किया था 18 नवंबर 1962 को। साथ ही आपको जानना चाहिए, लद्दाख के लेफ्टिनेंट गवर्नर हैं राधा कृष्ण माथुर, RK माथुर, और कैपिटल है लेह। रिश्वत जोखिम मैट्रिक्स 2021 में भारत की क्या रैंक है? 48, 74, 82 या फिर 91? सही आंसर होगा ऑप्शन सी। सो इंडियाज रैंक इन द ब्राइबरी रिस्क मैट्रिक्स 2021 इज 82। जानेंगे इसके बारे में, इंपॉर्टेंट है। तो देखिए, 194 कंट्रीज को लेकर इन्होंने ये इंडेक्स बनाया है। किसके द्वारा? ट्रेस के द्वारा बनाया गया है ये इंडेक्स 2021 ब्राइबरी रिस्क मैट्रिक्स। तो कहाँ पर सबसे ज़्यादा रिस्क है, मतलब कोई काम होता है तो उसमें ब्राइबरी देने का सबसे ज़्यादा रिस्क कहाँ पर है, तो उसके हिसाब से कंट्रीज़ को यहाँ पर रखा गया है। तो इंडिया की जो है, भारत यहाँ पर पिछले बार तो 77वें नंबर पर था, अब जो है और स्लिप हो गया है, 5 पायदान और जो है नीचे गिर गया है। तो अब यहाँ पर भारत की पोजीशन है 82, यानी कि 82वीं, 82 यहाँ पर भारत की पोजीशन है। और भारत का स्कोर है 44। भारत की तरह यहाँ पर और ये देखिए, वनुतु, पेरू, नॉर्थ मैसेडोनिया और मॉन्टेनेग्रो, इन सभी कंट्रीज़ की भी जो है सेम रैंक है और सेम स्कोर है, 44 स्कोर है इनका भी। अगर हम सबसे निचले पायदान की बात करें तो नॉर्थ कोरिया है, तुर्कमेनिस्तान है, वेनेजुएला है और एरिट्रिया है, यानी कि यहाँ पर सबसे ज़्यादा रिस्क है ब्राइबरी देने का। और अगर हम टॉप की बात करें तो डेनमार्क, नॉर्वे, ये जो नॉर्डिक कंट्रीज़ है ना, ये हर इंडेक्स में टॉप पर ही रहती हैं। डेनमार्क, नॉर्वे, फिनलैंड, स्वीडन, न्यूजीलैंड, ये टॉप की 5 कंट्रीज़ हैं। बाकी इंडेक्स जो है 4 फैक्टर्स को ध्यान में रख के बनाया गया है: बिजनेस इंट्रैक्शंस विद द गवर्नमेंट, एंटी ब्राइबरी डिटरेंस एंड इन्फोर्समेंट, गवर्नमेंट एंड सिविल सर्विस ट्रांसपेरेंसी एंड कैपेसिटी फॉर सिविल सोसाइटी ओवरसाइट। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस राज्य में राशन आपके ग्राम योजना की शुरुआत की है? बिहार, झारखंड, उत्तर प्रदेश या फिर मध्य प्रदेश? सही आंसर होगा ऑप्शन डी। सो प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी लॉन्च द राशन आपके ग्राम स्कीम इन मध्य प्रदेश।
तो राशन आपके ग्राम स्कीम लॉन्च की है मध्य प्रदेश में। साथ ही मध्य प्रदेश सिकल सेल मिशन और इसी के साथ साथ 50 एकलव्य मॉडल रेजिडेंशियल स्कूल्स, इनकी जो है आधारशिला इन्होंने रखी है। अच्छा, अगर हम मध्य प्रदेश की बात करें, आपको जानना चाहिए यहाँ के सीएम शिवराज सिंह चौहान है, गवर्नर हैं मंगूभाई सी पटेल, कैपिटल है भोपाल। तो ये स्क्रीनशॉट हमने अपनी पीडीएफ से लिया है, जो मंथली पीडीएफ है। मैं आपको एक बार रिवाइज करा देता हूँ, ये मैंने आपको पहले भी बताया जब भी मध्य प्रदेश चर्चा में आया है। काफ़ी इंपॉर्टेंट फैक्ट हैं, एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं। चलिए देख लेते हैं। बांधवगढ़ नेशनल पार्क, कान्हा नेशनल पार्क, सतपुड़ा नेशनल पार्क, संजय नेशनल पार्क, माधव नेशनल पार्क, वन विहार नेशनल पार्क, पन्ना नेशनल पार्क, पेंच नेशनल पार्क, पचमरी बायोस्फीयर रिजर्व, अमरकंटक बायोस्फीयर रिजर्व, खजुराहो ग्रुप ऑफ मॉन्यूमेंट्स, ग्रेट स्तूपा ऑफ सांची, ग्रेट स्तूपा ऑफ सांची और ओमकारेश्वर डैम रिजर्वायर, ये सभी मध्य प्रदेश में है। खास करके नेशनल पार्क यहाँ से पूछ ले जाते हैं। महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग काफ़ी फेमस है, उज्जैन में है और शिप्रा नदी के तट पर उज्जैन स्थित है, ये भी आपसे एग्जाम में पूछ लिया जाता है। साथ ही आपको जानना चाहिए देवी अहिल्याबाई होलकर एयरपोर्ट, कई बार बैंक के एग्जाम में पूछा गया है कि कहाँ पर है, तो याद रखिए मध्य प्रदेश में है। साथ ही राजा भोज इंटरनेशनल एयरपोर्ट भी यहीं पर है। भीमबेटका रॉक शेल्टर्स, ये मध्य प्रदेश में है, कई बार एग्जाम में पूछा जाता है, जो स्टेट पीसीएस टाइप के एग्जाम होते हैं या फिर आपके एसएससी के एग्जाम होते हैं, कि भीमबेटका रॉक शेल्टर्स की डिस्कवरी किसने की थी। आंसर होगा डॉक्टर विष्णु वाकानकर। साथ ही यहाँ पर जो पौराणिक सिटी है मांडू, ये भी मध्य प्रदेश में है। साथ ही 750 मेगावाट का रेवा सोलर पावर प्लांट भी यहीं पर स्थित है। कई बार ये भी पूछ लिया जाता है कि रेवा सोलर पावर प्लांट कहाँ पर स्थित है। आंसर होगा मध्य प्रदेश। तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा या फिर आप नोट डाउन कर लीजिएगा। यदि पीडीएफ वाले हैं तो उनको तो मिल ही जाएगा ये। चलिए आगे बढ़ते हैं। अखिल भारतीय पीठासीन अधिकारियों के सम्मेलन का 82वां संस्करण किस स्थान पर आयोजित किया गया है। शिमला, नैनीताल, रानीखेत या फिर मसूरी। सही आंसर होगा ऑप्शन ए। सो द 82nd एडिशन ऑफ द ऑल इंडिया प्रिसाइडिंग ऑफिसर्स कॉन्फ्रेंस वॉज हेल्ड एट शिमला, हिमाचल प्रदेश। अच्छा, मसूरी की स्पेलिंग याद रखिएगा, ये स्पेलिंग होती है मसूरी की, ठीक है। और रानीखेत भी आपका उत्तराखंड में है। आगे बढ़ते हैं। तो देखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 82वीं ऑल इंडिया प्रिसाइडिंग ऑफिसर्स कॉन्फ्रेंस को जो है इनोग्रेट किया है और एड्रेस भी किया है, ये शिमला में हुई है। आपको बता दें ये जो कॉन्फ्रेंस है ना, सबसे पहली बार भी 1921 में शिमला में ही हुई थी। तो अब जो है इसका सेंटेनियल ईयर मना रहे हैं, यानी कि 100 वर्ष हो रहे हैं, शताब्दी वर्ष मनाया जा रहा है, ठीक है। तो ये भी अब शिमला में ही मनाया गया है, तो याद रखेंगे शिमला में हुई है ये। निम्नलिखित में से किसने हाल ही में मोल्टेन मेटल नाम से एक ऑपरेशन शुरू किया। इंटेलिजेंस ब्यूरो, बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स, रिसर्च एंड एनालिसिस विंग या फिर डायरेक्टरेट ऑफ रेवेन्यू इंटेलिजेंस। सही आंसर होगा ऑप्शन डी। सो डायरेक्टरेट ऑफ रेवेन्यू इंटेलिजेंस हैज़ रिसेंटली लॉन्च्ड एन ऑपरेशन कोड नेम्ड मोल्टेन मेटल। तो देखिए, जो डायरेक्टरेट ऑफ रेवेन्यू इंटेलिजेंस यानी DRI, इसने मोल्टेन मेटल नाम से एक ऑपरेशन लॉन्च किया है। तो इसमें उन्होंने कई सारे भारतीय हैं या फिर जो विदेशी हैं, इस तरह के लोग हैं जो कि स्मगलिंग में जो है शामिल रहे। किसकी स्मगलिंग में? गोल्ड की, सोने की स्मगलिंग में शामिल रहे, उनको यहाँ पर जो है आइडेंटिफाई किया गया है। तो ये लोग क्या करते हैं, गोल्ड को स्मगल करते हैं मशीनरी पार्ट्स में कन्वर्ट करके, या फिर उनको पिघला के, या फिर उनको बार या सिलेंडर की शेप दे के, जैसे आप देख पा रहे हैं। तो इसीलिए मोल्टेन मेटल इस तरह का ऑपरेशन यहाँ पर लॉन्च किया गया है डायरेक्टरेट ऑफ रेवेन्यू इंटेलिजेंस के द्वारा। भारत के वर्तमान प्रवर्तन निदेशालय के प्रमुख का नाम बताइए। ज्ञानवंत सिंह, सीमांचला दास, संजय कुमार मिश्रा या फिर सुबोध कुमार जायसवाल। सही आंसर है ऑप्शन सी। सो संजय कुमार मिश्रा इज द इंडियाज करंट चीफ ऑफ इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट। तो क्यों ये क्वेश्चन लिया गया है? क्योंकि जो ये संजय कुमार मिश्रा हैं, इनका जो कार्यकाल है ये और 1 साल के लिए बढ़ा दिया गया है। अब ये इस पद पर 18 नवंबर 2022 तक काबिज रहेंगे। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने हरियाणा के किस जिले में आदर्श गांव सुई का उद्घाटन किया है? बिहार, पंजाब, हरियाणा या फिर राजस्थान। माफ़ कीजिएगा फ्रेंड्स, यहाँ पर जो है ये क्वेश्चन फ्रेम करना चाह रहा था मैं कि किस स्टेट में, तो विच डिस्ट्रिक्ट लिखा गया है, ठीक है। किस स्टेट में आप इसको पढ़िएगा, मैं इसको करेक्ट कर दूंगा उसके बाद, किस स्टेट में। तो सही आंसर है हरियाणा।
तो देखिए हरियाणा में इसको राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने इसका उद्घाटन किया है, इसके बारे में जानकारी लेंगे। तो देखिए प्रेसिडेंट रामनाथ कोविंद ने आदर्श ग्राम योजना, ये जो है हरियाणा के भिवानी में है, सुई विलेज, तो यहाँ पर इसको इनोग्रेट किया है। तो आदर्श ग्राम है ये। देखिए इसमें कई तरह की फैसिलिटी हैं, ये जो एक जैसे स्मार्ट सिटी होता है ना, इसी तरह से स्मार्ट विलेज बनाया गया। अच्छी ब्रॉडबैंड कनेक्शन है, अच्छी रोड्स हैं, ठीक है, और जो भी बेसिक एमिनिटीज़ होती हैं वो उपलब्ध कराई जा रही हैं, ठीक है। तो ये काफ़ी अच्छा गांव यहाँ पर बनाया है, इसका नाम है सुई विलेज। बाकी क्वेश्चन के लिए मैं आपको बता दिया कि क्वेश्चन जो है उसमें स्टेट पूछा गया है, ठीक है, उसके लिए माफ़ कीजिएगा। आगे बढ़ते हैं। हरियाणा के बारे में आप जानेंगे कि यहाँ के गवर्नर हैं बंडारू दत्तात्रेय। चीफ मिनिस्टर मनोहर लाल खट्टर आप सभी जानते हैं, कैपिटल चंडीगढ़ है। हरियाणा के बारे में भी अगर हम थोड़ा सा स्ट्रैटेजी के जान लें तो यहाँ पर इंडस वैली सिविलाइजेशन की साइट कौन सी है, राखीगढ़ी और भिराना, और भी हैं, खास यही हैं। कौशल्या डैम यहाँ पर है, दमदमा लेक यहाँ पर है, ये पूछा जाता है आपके एग्जाम में। हथनी कुंड बैराज यहाँ पर है, बसाई वेटलैंड है यहाँ पर, ब्रह्मा सरोवर है, ब्लू बर्ड लेक यहाँ पर है, नहर सिंह स्टेडियम यहाँ पर है, ताऊ देवीलाल स्टेडियम यहाँ पर है, और सबसे इंपॉर्टेंट सुल्तानपुर नेशनल पार्क और कालेसर नेशनल पार्क, ये 2 ही नेशनल पार्क हैं यहाँ पर, ठीक है। तो याद रखेंगे कालेसर नेशनल पार्क भी पूछ लिया जाता है, हरियाणा में है। अशोका भाटी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी यहाँ पर, वल्चर कंजर्वेशन एंड ब्रीडिंग सेंटर पिंजौर, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। साथ ही क्रोकोडाइल ब्रीडिंग सेंटर ये कुरुक्षेत्र में, और नेशनल डेयरी रिसर्च इंस्टीट्यूट, ये तो आपको कई बार एग्जाम में देखने के लिए मिला होगा, जो कई बार एग्जाम दे चुके हैं, कहीं ना कहीं ये क्वेश्चन जरूर टकराया होगा कि नेशनल डेयरी रिसर्च इंस्टीट्यूट कहाँ पर है। तो आंसर होगा करनाल, हरियाणा। प्रधानमंत्री की आर्थिक सलाहकार परिषद यानी EACPM के अध्यक्ष विवेक देबरॉय का कहना है कि वित्त वर्ष 22 में भारत की जीडीपी कितने प्रतिशत बढ़ने की संभावना है। सही आंसर होगा ऑप्शन डी, इंडियाज जीडीपी इज लाइकली टू ग्रो बाय 10% इन फिजिकल ईयर 22, सेज द इकोनॉमिक एडवाइजरी काउंसिल टू द प्राइम मिनिस्टर, चेयरमैन विवेक देबरॉय। तो देखिए विवेक देबरॉय काफ़ी जानी मानी हस्ती हैं, ठीक है, जो PMEAC है इसके चेयरमैन हैं। तो यदि इन्होंने कोई बात कही है तो आप इसको भी एक तरह से मान के चलिए कि किसी क्रेडिट रेटिंग एजेंसी ने ये बात कही है। तो देखिए इनकी बात का महत्व है, इसलिए क्वेश्चन बनाया गया है। तो इन्होंने कहा है कि जो 2021-22 यानी फिजिकल ईयर 22 जो है, फिजिकल ईयर 22 2021-22, यहाँ पर जो भारत की GDP है ये 10% रहने वाली है, तो इसको आप ध्यान रखिएगा। साथ ही इन्होंने कहा है कि जो 2022 to 23 है यानी फिजिकल ईयर 23, इसमें 6 to 7.5% रहने वाली है। किस देश की गार्बाइन मुगुरुजा ने एस्टोनिया की एनेट कोंटेविट को हराकर अपनी पहली WTA फाइनल चैंपियनशिप जीती है? ऑप्शन है आपके सामने, इटली, स्पेन, फ्रांस या फिर स्लोवाकिया। सही आंसर होगा ऑप्शन बी। सो स्पेन गार्बाइन मुगुरुजा डिफीटेड एनेट कोंटाविट ऑफ एस्टोनिया टू विन हर फर्स्ट WTA फाइनल्स चैंपियनशिप। तो यहाँ पर फ्रेंड्स टेनिस की बात हो रही है। तो देखिए स्पेन की हैं, आप ये याद रखेंगे, और इन्होंने अपना फर्स्ट WTA फाइनल्स टाइटल जीता है। किसे हराया? एस्टोनिया की हैं ये एनेट कोंटावेट। मैक्सिको में हुई है चैंपियनशिप, और इसी के साथ स्पेन को भी अपना पहला WTA फाइनल्स टाइटल मिला है। तो इसका मतलब स्पेन का कोई खिलाड़ी आज तक ये टाइटल नहीं जीता था, WTA फाइनल टाइटल, ठीक है। तो अब जीत चुकी हैं गार्बाइन मुगुरुजा। बाकी अगर हम इसी में डबल्स की बात करें, WTA फाइनल्स डबल्स की बात करें, तो बारबोरा जीती हैं और कैटरीना जीती हैं। अच्छा यहाँ देख रहे हैं आप, द फर्स्ट स्पेनियार्ड, तो जो स्पेन के लोग होते हैं उन्हें बोलते हैं स्पेनियार्ड। जैसे मुंबई के हैं मुंबईकर बोल देते हैं, दिल्ली के जो उनको डेलिट्स बोल देते हैं, ठीक है। तो इसी तरह से ये है स्पेनियार्ड, स्पेन के रहने वाले। फिलीपींस के जो होते हैं उन्हें फिलिपिनो बोल देते हैं। केंद्र ने किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश के लिए एक नए राज्य सैनिक बोर्ड को मंजूरी दी है? लद्दाख, मणिपुर, उत्तराखंड या जम्मू एंड कश्मीर? सही आंसर होगा ऑप्शन ए। सो सेंटर हैज अप्रूव्ड अ न्यू राज्य सैनिक बोर्ड फॉर लद्दाख। तो देखिए लद्दाख में अपने राज्य सैनिक बोर्ड बन जाएगा, और इससे क्या होगा, जो लद्दाख एडमिनिस्ट्रेशन है और जो केंद्र की सरकार है इनके बीच काफ़ी अच्छा एक लिंक स्थापित होगा। बाकी हाल ही में हमने पढ़ा था कि जो हमारे रक्षा मंत्री है राजनाथ सिंह, इन्होंने एक रिनोवेटेड रेजांगला मेमोरियल इसको लद्दाख के चुशुल में जो है हिट किया है और राष्ट्र को समर्पित किया है।
निम्नलिखित में से किसे एसोसिएटेड चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री ऑफ इंडिया यानी एसोचैम द्वारा सर्वश्रेष्ठ क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक घोषित किया गया? J&K ग्रामीण बैंक, अरुणाचल प्रदेश रूरल बैंक, कर्नाटका विकास ग्रामीण बैंक या फिर आंध्र प्रदेश ग्रामीण विकास बैंक? सही आंसर है फ्रेंड्स यहाँ पर ऑप्शन सी। सो कर्नाटका विकास ग्रामीण बैंक वॉज एडजस्ट द बेस्ट रीजनल रूरल बैंक बाय द एसोसिएटेड चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री ऑफ इंडिया यानी कि एसोचैम। ठीक है, तो रीजनल रूरल बैंक कैटेगरी में इसको सर्वश्रेष्ठ बताया गया है। बाकी आपको जानना चाहिए जो एक कर्नाटका विकास ग्रामीण बैंक है इसके चेयरमैन है पी गोपी कृष्ण। भारत में संयुक्त राष्ट्र के निवासी समन्वयक के रूप में किसे नियुक्त किया गया? सही आंसर होगा ऑप्शन ए। सो सोम्बी शार्प हैज बीन अपॉइंटेड एज द यूनाइटेड नेशंस रेजिडेंट कोऑर्डिनेटर इन इंडिया। अच्छा, जो इसमें सी ऑप्शन है ना, तो ये नाम आ रहा है याद? मैंने आपको कई बार बताया है और 2 बार एग्जाम में मैंने दिखाया भी आपको स्क्रीनशॉट लेकर, जो एग्जाम में आया था कि ये देखिए एग्जाम में आया। ठीक है, आइडेंटिफाई करो कौन है ये जब मैंने आपको पढ़ाया था, जब इनकी नियुक्ति हुई थी तब भी मैंने आपको बताया था कि एग्जाम में आ सकता है, और ये आया भी 2 एग्जाम में आया, दोनों के मैंने आपको स्क्रीनशॉट भी दिखाए थे। एक तो ये आया था आपका एग्जाम में, जो सी ऑप्शन की बात कर रहा हूँ मैं। ठीक है, एक तो आया था आपका इसमें जो EPFO का पेपर हुआ है, और एक उत्तराखंड का भी एक पेपर हुआ था, उसमें भी आया था। ठीक है, तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना कौन है ये, फिर से रिवाइज हो जाएगा आपका। तो देखिए, यूनाइटेड नेशंस के जनरल सेक्रेटरी एंटोनियो गुटेरेस, इन्होंने जो है सोम्बी शार्प जो कि यूनाइटेड स्टेट्स के हैं, इनको भारत में UN रेजिडेंट कोऑर्डिनेटर जो है अप्रूव किया है। तो इससे क्या होगा, देखिए जो भारत में जैसे कोविड-19 की सिचुएशन चल रही है या फिर और कोई सिचुएशन है, तो उस पर यदि भारत कोई राय चाहता है, ठीक है, तो वो इन्हीं के थ्रू कह सकता है यूनाइटेड नेशंस में। तो ये जो है ना, जो यूनाइटेड नेशन रेजिडेंट कोऑर्डिनेटर होते हैं, डायरेक्ट जो है यूनाइटेड नेशन के सेक्रेटरी जनरल को रिपोर्ट करते हैं। कोई टीम आनी है यूनाइटेड नेशन से, मान लीजिए मेडिकल टीम आनी है, तो वो इनके अगुवाई में आएगी। आगे बढ़ते हैं। नवजात देखभाल सप्ताह कब से कब तक मनाया जाता है? सही आंसर होगा ऑप्शन डी। सो न्यूबॉर्न केयर वीक इज सेलिब्रेटेड फ्रॉम 15th to 21st नवंबर, और इस बार 2021 में इसका थीम रहा है सेफ्टी, क्वालिटी एंड नर्चरिंग केयर, बर्थ राइट ऑफ एवरी न्यूबॉर्न। भारत का पहला मत्स्य पालन व्यवसाय उस्मायन केंद्र किस शहर में शुरू किया गया है? कोलकाता, मुंबई, चेन्नई या फिर गुरुग्राम? सही आंसर होगा ऑप्शन डी। इंडियाज फर्स्ट फिशरीज बिजनेस इंक्यूबेशन सेंटर हैज़ बीन लॉन्च्ड इन गुरुग्राम। तो गुरुग्राम कहाँ है? हरियाणा में है। तो यहाँ पर जो है हमारे यूनियन मिनिस्टर ऑफ फिशरीज, एनिमल हस्बेंड्री एंड डेयरिंग पुरुषोत्तम रूपाला ने इसको लॉन्च किया, और इसका नाम क्या है? लिनेक NCDC फिशरीज बिजनेस इंक्यूबेशन सेंटर। मैंने आपको कई बार बताया कि इंक्यूबेशन का मतलब क्या होता है, इंक्यूबेटर या फिर इंक्यूबेशन सेंटर, यानी कि जो इस फील्ड में काम करना चाहता है, मान लीजिए कोई स्टार्टअप अपना खोलना चाहता है, तो उसको पूरा गाइड किया जाएगा, उसको हर एक फैसिलिटी प्रोवाइड कराई जाएगी, उसको बोलते हैं इंक्यूबेशन सेंटर या फिर इंक्यूबेटर, जो किसी स्टार्टअप को ग्रो करने में मदद करें। उत्तर प्रदेश के पहले वायु प्रदूषण नियंत्रण टावर का उद्घाटन किस स्थान पर किया गया है? नोएडा, झांसी, कानपुर या फिर गाजियाबाद? सही आंसर है ऑप्शन ए। द फर्स्ट एयर पोल्यूशन कंट्रोल टावर ऑफ उत्तर प्रदेश हैज बीन इनॉग्रेटेड एट नोएडा। तो नोएडा में क्या है, किसने किया? यूनियन मिनिस्टर ऑफ हैवी इंडस्ट्रीज महेंद्र नाथ पांडे ने एयर पोल्यूशन कंट्रोल टावर इसको लॉन्च किया है नोएडा में। किसके द्वारा बनाया गया है? ये डेवलप किया गया है भारत हैवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड BHEL के द्वारा। विश्व रोगाणुरोधी जागरूकता सप्ताह हर साल कब से कब तक मनाया जाता है? सही आंसर होगा ऑप्शन डी। वर्ल्ड एंटी माइक्रोबियल अवेयरनेस वीक इज सेलिब्रेटेड एवरी ईयर फ्रॉम 18th to 24 नवंबर, और इस बार 2021 में इसका थीम रहा स्प्रेड अवेयरनेस स्टॉप रेजिस्टेंस। स्विस ब्रोकरेज फर्म UBS सिक्योरिटीज ने 2021-22 के लिए भारत के वास्तविक सकल घरेलू उत्पाद की वृद्धि के अनुमान को पहले के अनुमानित 8.9% से संशोधित कर कितने प्रतिशत कर दिया है? सही आंसर होगा ऑप्शन सी। द स्विस ब्रोकरेज फर्म UBS सिक्योरिटीज हैज रिवाइज्ड इंडियाज रियल GDP ग्रोथ प्रोजेक्शन फॉर 2021-22 to 9.5% फ्रॉम 8.9% एस्टिमेटेड अर्लियर। तो पहले 8.9% इन्होंने बताया था सितंबर में, अब कह रहे हैं कि 9.5% रहने वाली है।
जो करंट फिजिकल चल रहा है हमारा फिजिकल ईयर 22 इसमें। साथ ही उन्होंने कहा फिजिकल ईयर 23 में 7.7% और फिजिकल ईयर 24 में 6%। किस देश के महान क्रिकेटर AB डिविलियर्स ने खेल के सभी प्रारूपों से संन्यास की घोषणा कर दी है? ये आप सभी जानते होंगे। सही आंसर होगा ऑप्शन सी। सो साउथ अफ्रीकाज लीजेंडरी क्रिकेटर AB डिविलियर्स हैज अनाउंस्ड इट्स रिटायरमेंट फ्रॉम ऑल फॉर्म्स ऑफ द गेम। तो देखिए AB डिविलियर्स का नाम क्या है? अब्राहम बेंजामिन डिविलियर्स, ये इनका फुल नेम है। तो इन्होंने जो है अब रिटायरमेंट लेने की घोषणा कर दी है। इनको मिस्टर 360 डिग्री भी बोलते हैं क्योंकि हर दिशा में शॉट लगा सकते थे आसानी से वो भी। तो देखिए इंटरनेशनल क्रिकेट से तो ये साल 2018 में ये अलविदा कह चुके हैं, लेकिन अब इन्होंने जो है IPL और या फिर और भी ये डोमेस्टिक लीग खेलते थे ना, तो उससे भी इन्होंने रिटायरमेंट ले लिया है। तो ये रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर के लिए IPL में खेलते थे, तो अब यहाँ से इन्होंने संन्यास ले लिया। अच्छा ये चीज़ आप याद रखिएगा, फॉर्मर साउथ अफ्रीका स्कीपर AB डिविलियर्स हैंग्स अप हिज बूट्स। ये वाला जो फ्रेंड्स पूरा ईडियम आप इसको कह सकते हैं, ये आपके SSC के एग्ज़ाम में पूछा जाता है। SSC हो गया या फिर और भी कोई एग्ज़ाम है, स्टेट का एग्ज़ाम में, जरूरी नहीं है कि SSC ही, जहाँ पर भी इंग्लिश पूछी जाती है ना, चाहे वो बैंक ही हो, वहाँ पर इस तरह के ईडियम्स पूछे जाते हैं और ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। हैंग अप वंस बूट, हैंग अप वंस बूट का मतलब होता है कि जो है रिटायरमेंट किसी चीज़ से ले लेना, ठीक है, किसी चीज़ को फिर त्याग देना। खास करके बॉक्सिंग में यूज़ होता है, जब बॉक्सर होते हैं, ठीक है, तो उसको बॉक्सर जो रिटायर ले लेते हैं वहाँ से शुरू हुआ था ये हैंग अप बूट्स, ठीक है। तो कोई भी क्रिकेटर हो आप इस वाले इडियम को यूज़ करके बना सकते हैं। मान लीजिए किसी क्रिकेटर ने संन्यास ले लिया तो आप इसको लगा सकते हैं कि ही हैंग्ड अप हिज बूट्स। तो सीधा सीधा आंसर क्या होगा? टू रिटायर। सिनोनिम में क्या आ जाएगा? रिटायर। खैर इसमें पढ़ेंगे आगे। तो देखिए जो AB डिविलियर्स है ना, ये याद रखिएगा कि वनडे क्रिकेट में सबसे तेज़ 50, सबसे तेज़ 100 और सबसे तेज़ 150 बनाने का रिकॉर्ड इनके पास है। साथ ही ये इकलौते ऐसे बल्लेबाज हैं जिनका एवरेज जो है 50 से ऊपर है और स्ट्राइक रेट 100 से ऊपर का है। बाकी आपको जानना चाहिए इन्होंने टेस्ट डेब्यू अपना इंग्लैंड के खिलाफ किया था साल 2004 में। 114 टेस्ट इन्होंने खेले हैं। वनडे इंटरनेशनल इन्होंने अपना डेब्यू किया था 2005 में इंग्लैंड के खिलाफ। 228 वनडे मैच इन्होंने खेले हैं। साथ ही T20 इंटरनेशनल्स इन्होंने 78 खेले हैं और साल 2006 में इन्होंने ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ डेब्यू किया था। आगे बढ़ते हैं। द डिसरप्टर हाउ विश्वनाथ प्रताप सिंह शुक इंडिया, इस पुस्तक के लेखक कौन है? सही आंसर होगा ऑप्शन डी। सो देवाशीष मुखर्जी इज द ऑथर ऑफ द बुक टाइटल्ड द डिसरप्टर हाउ विश्वनाथ प्रताप सिंह शुक इंडिया, ठीक है। तो देखिए इन्होंने पुस्तक लिखी है। आपको बता दें जो ये विश्वनाथ प्रताप सिंह यानी VP सिंह, आपने कई बार सुना होगा, VP सिंह की सरकार इस तरह से सुना होगा। तो जो VP सिंह थे ये 8th प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया रहे हैं 1989 से 1990 तक 1990 तक। और ये इकलौते ऐसे प्राइम मिनिस्टर हैं जो कि पहले जमींदार भी रह चुके। साथ ही आपको जानना चाहिए इन्हीं के कार्यकाल में जो मंडल कमीशन रिपोर्ट थी इंडिया की बैकवर्ड कास्ट से संबंधित, वो इम्प्लीमेंट की गई थी। नोवी कपाड़िया जिनका हाल ही में निधन हो गया, किस खेल के प्रसिद्ध कमेंटेटर थे? बॉक्सिंग, हॉकी, क्रिकेट या फिर फुटबॉल? सही आंसर होगा ऑप्शन डी। सो नोवी कपाड़िया हु पास्ड अवे रिसेंटली वाज अ वेल नोन कमेंटेटर ऑफ फुटबॉल। तो देखिए फुटबॉल के काफ़ी जाने माने ये कमेंटेटर थे और दिल्ली यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर भी थे। तो 67 ईयर की एज में इनकी जो है डेथ हो गई है। निम्नलिखित में से किसे भारत के सर्वश्रेष्ठ पुलिस स्टेशन का नाम दिया गया है? ऑप्शंस आपके सामने है। वेलपोई नॉर्थ गोवा, गंगापुर उड़ीसा, सदर बाजार दिल्ली या फिर बट्टू कलान हरियाणा। सही आंसर होगा ऑप्शन सी। सो सदर बाजार दिल्ली हैज़ बीन नेम्ड द बेस्ट पुलिस स्टेशन इन इंडिया। तो देखिए होम मिनिस्ट्री द्वारा ये अवार्ड हर साल दिए जाते हैं। साथ ही आपको जानना चाहिए गंगापुर पुलिस स्टेशन इन गंजम डिस्ट्रिक्ट ऑफ उड़ीसा, इसको सेकंड बेस्ट पुलिस स्टेशन का नाम दिया गया है। और बट्टू कलान पुलिस स्टेशन फतेहाबाद हरियाणा, इसको थर्ड बेस्ट पुलिस स्टेशन इन द कंट्री बताया गया है। आगे बढ़ते हैं। इंडिया इंटरनेशनल ट्रेड फेयर 2021 के संबंध में सही विकल्प का चयन करें। तो देखिए 4 ऑप्शंस दिए हुए हैं। पहला ऑप्शन देखेंगे कि क्या जो इंडिया इंटरनेशनल ट्रेड फेयर 2021 है इसका थीम आत्मनिर्भर भारत रहा है? बिल्कुल सही है। क्या इसका वेन्यू प्रगति मैदान इन न्यू दिल्ली रहा है? ये भी बिल्कुल सही है।
क्या इसका पार्टनर स्टेट बिहार और फोकस स्टेट्स उत्तर प्रदेश एंड झारखंड रहे हैं? ये भी बिल्कुल सही है। तो इस तरह से हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, ऑल ऑफ द अबव आर करेक्ट। तो ये कौन सा एडिशन है? इंडिया इंटरनेशनल ट्रेड फेयर का 40th एडिशन, 40वां एडिशन है और इसका आत्मनिर्भर भारत इसका थीम रहा है। साथ ही आपको जानना चाहिए बिहार जो है पार्टनर स्टेट है और उत्तर प्रदेश एंड झारखंड फोकस स्टेट है। बाकी आपको जानना चाहिए किसके द्वारा ऑर्गेनाइज किया जाता है? इंडिया ट्रेड प्रमोशन ऑर्गेनाइजेशन ITPO के द्वारा ऑर्गेनाइज किया जाता है साल 1979 से। आगे बढ़ेंगे। प्रसिद्ध हंगेरियन फिल्म निर्माता इस्त्वान सुजावो और हॉलीवुड फिल्म निर्माता मार्टिन स्कॉर्सेसे को किस पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? ऑप्शन है आपके पास गिल्ड अवार्ड, जी सिने अवार्ड, ग्लोबल प्रोड्यूसर्स अवार्ड या फिर सत्यजीत रे लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड। सही आंसर होगा ऑप्शन डी, नोटेड हंगेरियन फिल्म मेकर इस्त्वान सुजावो एंड हॉलीवुड फिल्म मेकर मार्टिन स्कॉर्सेसे have been honored with सत्यजीत रे लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड। तो देख सकते हैं यहाँ पर। तो 52nd इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल ऑफ इंडिया ये गोवा में आयोजित किया जा रहा है। तो यहीं पर इन दोनों को इस सम्मान से सम्मानित किया गया है। ये भी आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा। बाकी आप जानते हैं सत्यजीत काफ़ी नोटेड फिल्म मेकर रहे हैं, काफ़ी बड़ा नाम है फिल्म इंडस्ट्री में। और द अपू ट्रायोलॉजी, द म्यूजिक रूम, इस तरह की इन्होंने ड्रामा फिल्म्स जो हैं लिखी हुई हैं। साथ ही आपको जानना चाहिए हाल ही में मैंने पढ़ा था कि इसी में जो 52nd इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल ऑफ इंडिया जो हो रहा है गोवा में, यहाँ पर इंडियन फिल्म पर्सनैलिटी ऑफ द ईयर 2021 का अवार्ड दिया गया है हेमा मालिनी, जो कि मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है मथुरा यूपी से, साथ ही एक्ट्रेस भी है, और प्रसून जोशी को, ठीक है, जो कि लिरिसिस्ट है और CBFC के चेयरमैन है। INS विशाखापट्टनम को मुंबई में नौसेना डॉकयार्ड, ये डॉकयार्ड है, इसको हिंदी में इसका ट्रांसलेट इसी तरह से हो रहा था, तो नौसेना डॉकयार्ड में कमीशन किया गया है। यह किस परियोजना का पहला स्टेल्थ निर्देशित मिसाइल विध्वंस जहाज है? ऑप्शन है आपके पास प्रोजेक्ट 75I, प्रोजेक्ट 15B, प्रोजेक्ट नीलगिरी या फिर प्रोजेक्ट 75 अल्फा। सही आंसर होगा ऑप्शन बी, INS विशाखापट्टनम वाज कमीशन्ड एट द नेवल डॉकयार्ड इन मुंबई। इट इज़ द फर्स्ट स्टेल्थ गाइडेड मिसाइल डिस्ट्रॉयर शिप ऑफ प्रोजेक्ट 15B। तो देखिए जो हमारे डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह, इन्होंने नवल डॉकयार्ड मुंबई यहाँ पर INS विशाखापट्टनम को जो है कमीशन किया है, देश को समर्पित किया है। आपको बता दें ये प्रोजेक्ट 15B के तहत बना है, जो कि 35,000 करोड़ का प्रोजेक्ट है और ये फर्स्ट स्टेल्थ गाइडेड मिसाइल डिस्ट्रॉयर है। देखिए स्टेल्थ का मतलब क्या होता है? जो रडार से बच जाए, रडार से मान लीजिए जो दुश्मन कंट्री है उसके रडार से बचने की क्षमता जिसमें काफ़ी प्रबल होती है, उसको बोलते हैं स्टेल्थ, ठीक है। बाकी गाइडेड मिसाइल डिस्ट्रॉयर है, ये मिसाइल को डिस्ट्रॉय कर सकता है। आपको बता दें 4 वारशिप बन रही हैं, जो कि 4 भारत की जो मेजर सिटीज़ है इन्हीं के नाम पर है। तो ये तो हो गया विशाखापट्टनम, इसके अलावा है मोरमुगांव, फिर है इम्फाल और फिर है सूरत, और इन सभी को मजगांव डॉक शिप बिल्डर्स लिमिटेड मुंबई द्वारा बनाया जा रहा है। साथ ही आपको जानना चाहिए हमारे जो नवल स्टाफ के चीफ हैं कौन है? एडमिरल करमबीर सिंह, और हाल ही में जो है R हरि कुमार, ये जो है नेक्स्ट नवल चीफ ऑफ नवल स्टाफ नियुक्त किए गए हैं। अभी इन्होंने प्रभार नहीं लिया है, इसलिए मैंने आपके लिए यहाँ पर चीफ ऑफ नवल एडमिरल करमबीर सिंह लिखा है, ठीक है। तो ये दिसंबर से अपना कार्यकाल स्टार्ट करेंगे R हरि कुमार, ये एडमिरल करमबीर सिंह को रिप्लेस करेंगे। और हाल ही में हमने पढ़ा है कि INS वेला, जो कि इंडिया की 4th स्कॉर्पियन क्लास सबमरीन है, ये भी इंडियन नेवी को जो है डेडिकेट कर दी गई है, डिलीवर कर दी गई है। केंद्रीय युवा मामले और खेल मंत्री अनुराग ठाकुर ने कितने एथलीटों और कोचों को भारतीय खेल प्राधिकरण के संस्थागत पुरस्कार से सम्मानित किया है? 146, 246, 346 या फिर 446। सही आंसर होगा ऑप्शन बी। सो यूनियन मिनिस्टर ऑफ यूथ अफेयर्स एंड स्पोर्ट्स अनुराग ठाकुर कन्फर्ड द फर्स्ट एवर स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडियाज इंस्टीट्यूशनल अवार्ड्स टू 246 एथलीट्स एंड कोचेस। तो अनुराग ठाकुर आप जानते हैं स्पोर्ट्स मिनिस्टर हैं, तो पहली बार ये जो है स्पोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया द्वारा ये अवार्ड्स दिए गए हैं। 246 टोटल अवार्ड्स दिए गए हैं, जिनमें कि 162 एथलीट्स को दिए गए हैं और 84 कोचेस को दिए गए हैं। 162 टू एथलीट्स एंड 84 अवार्ड्स टू कोचेस फॉर देयर आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस।
2021 कतर ग्रां प्री किसने जीता है? लुइस हैमिल्टन, मैक्स वर्स्टैपन, सेबेस्टियन वेटल या फिर डेनियल रिचियार्डो? सही आंसर होगा ऑप्शन ए। सो लुइस हैमिल्टन वॉन द 2021 कतर ग्रां प्री। तो देखिए सर लुइस कार्ल डेविडसन हैमिल्टन आप सभी जानते हैं, जो कार रेसिंग होती है, काफ़ी बड़ा नाम है। तो ये ब्रिटिश है और मर्सिडीज के लिए ड्राइव करते हैं। तो इन्होंने हाल ही में जो है कतर ग्रां प्री 2021 जीता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस स्थान पर राष्ट्रीय कैडेट कोर पूर्व छात्र संघ का शुभारंभ किया है? ऑप्शंस आपके सामने है, झांसी, कानपुर, लखनऊ या फिर गोरखपुर। सही आंसर होगा ऑप्शन ए। सो प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी लॉन्च द नेशनल कैडेट कॉर्प्स एल्यूमिनी एसोसिएशन एट झांसी, उत्तर प्रदेश। तो झांसी में लॉन्च किया है, याद रखेंगे। साथ ही झांसी में ही इन्होंने जो है एडवांस इलेक्ट्रॉनिक वारफेयर सिस्टम जिसका नाम शक्ति है, ये भी इंडियन नेवी को डेडिकेट किया है या फिर हैंड ओवर किया है। तो दोनों चीज़ें झांसी में हुई हैं, याद रखिएगा। एक तो नेशनल कैडेट कॉर्प्स एल्यूमिनी एसोसिएशन, इसको यहाँ पर लॉन्च किया। साथ ही एडवांस्ड इलेक्ट्रॉनिक वारफेयर सिस्टम जिसका नाम शक्ति है, ये भी इंडियन नेवी को हैंड ओवर किया है। अच्छा, जो ये शक्ति है इसको DRDO द्वारा डेवलप किया गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उत्तर प्रदेश के किस जिले में अर्जुन सहायक परियोजना का उद्घाटन किया? बलिया, महोबा, कन्नौज या फिर मिर्जापुर? सही आंसर होगा ऑप्शन बी। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी इनॉग्रेटेड द अर्जुन सहायक प्रोजेक्ट इन महोबा डिस्ट्रिक्ट ऑफ उत्तर प्रदेश। तो देखिए अर्जुन सहायक इरिगेशन प्रोजेक्ट ये 2655 करोड़ का है और उत्तर प्रदेश के बुंदेलखंड रीजन की महोबा डिस्ट्रिक्ट में प्रधानमंत्री मोदी द्वारा ये प्रोजेक्ट जो है लॉन्च किया गया है। तो जो बुंदेलखंड रीजन है वहाँ पर इरिगेशन की आवश्यकताओं को पूरा करेगा और जो पीने का पानी है उसको उपलब्ध कराएगा। अर्जुन सहायक इरिगेशन प्रोजेक्ट यहाँ पे याद रखेंगे 2655 करोड़ का है। निम्नलिखित में से किसने भारत की पहली सभी प्रतिज्ञा और प्रस्तावना के लिए स्वच्छ जल सतत स्वच्छता का शुभारंभ किया है? नीति आयोग, हार्पिक मिशन पानी, नवज्योति इंडिया फाउंडेशन या फिर वाटरशेड ऑर्गेनाइजेशन ट्रस्ट? सही आंसर होगा ऑप्शन बी। सो हार्पिक मिशन पानी लॉन्च्ड इंडियाज फर्स्ट एवर सैनिटेशन फॉर ऑल प्लेज एंड प्रीएम्बल क्लीन वाटर सस्टेनेबल सैनिटेशन। तो देखिए इंडिया की फर्स्ट एवर एक तरह की प्रतिज्ञा या प्लेज आप कह सकते हैं जिसका नाम है सैनिटेशन फॉर ऑल प्लेज एंड प्रीएम्बल क्लीन वाटर सस्टेनेबल सैनिटेशन, यानी कि सैनिटेशन और क्लीन वाटर को लेकर कुछ प्रतिज्ञा यहाँ पर की गई है। तो ये इंडिया की फर्स्ट इस तरह की प्रतिज्ञा है या प्लेज है और इसको हार्पिक मिशन पानी द्वारा लॉन्च की गई है। और इस मौके पर जो मिनिस्टर ऑफ जल शक्ति हैं गजेंद्र सिंह शेखावत ये भी मौजूद रहे। आपको जानना चाहिए जो ये मिशन पानी है ये नेटवर्क 18 एंड हार्पिक इंडिया का इनिशिएटिव है। साथ ही आपको जानना चाहिए जो ये प्लेज है ये किसके द्वारा लिखी गई है? ये कौसर मुनीर द्वारा लिखी गई है। और अक्षय कुमार जो हैं इस मिशन पानी के कैंपेन एम्बेसडर हैं। भारत की पहली 3D नेत्र शल्य चिकित्सा सुविधा किस शहर में शुरू की गई है? दिल्ली, मुंबई, चेन्नई या फिर अमृतसर? सही आंसर होगा ऑप्शन सी। सो इंडियाज फर्स्ट 3D आई सर्जरी फैसिलिटी हैज बीन लॉन्च्ड इन चेन्नई, तमिलनाडु। तो देखिए तमिलनाडु के जो हेल्थ मिनिस्टर हैं मां सुब्रमण्यन और स्टेट हेल्थ सेक्रेटरी जे राधाकृष्णन, इन्होंने भारत की पहली 3D आई सर्जरी फैसिलिटी को लॉन्च किया है चेन्नई के एक गवर्नमेंट हॉस्पिटल में। तो क्या नाम है इसका? इग्मोर आई हॉस्पिटल। तो यहाँ पर यह सर्जरी की गई है। भारतीय खाद्य निगम की पहली अत्याधुनिक प्रयोगशाला का उद्घाटन किस शहर में किया गया है? कोलकाता, मुंबई, चेन्नई या फिर गुरुग्राम? सही आंसर होगा ऑप्शन डी। फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया फर्स्ट स्टेट ऑफ आर्ट लेबोरेटरी हैज बीन इनॉग्रेटेड इन गुरुग्राम, हरियाणा। तो देखिए फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया ने फर्स्ट स्टेट ऑफ आर्ट लेबोरेटरी जो है लॉन्च की है, जो फूड ग्रेन होते हैं ना तो उनके इन हाउस टेस्टिंग के लिए। तो अश्विनी कुमार चौबे जो हैं हमारे मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर कंज्यूमर अफेयर्स, फूड एंड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन एंड इन्वायरमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज, तो इनके द्वारा क्वालिटी कंट्रोल लेबोरेटरी, इस लेबोरेटरी का नाम है क्वालिटी कंट्रोल लेबोरेटरी, कहाँ पर लॉन्च किया है? इंस्टीट्यूट ऑफ फूड सिक्योरिटी, गुरुग्राम, हरियाणा में। बाकी आपको जानना चाहिए जो फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया इसकी स्थापना 14 जनवरी 1965 को हुई, हेडक्वार्टर्स न्यू दिल्ली में है और इसके चेयरमैन एंड मैनेजिंग डायरेक्टर हैं अतीश चंद्र।
और हाल ही में हमने गुरुग्राम से रिलेटेड करंट अफेयर भी पढ़ा था कि इंडिया की फर्स्ट फिशरीज बिजनेस इंक्यूबेशन सेंटर ये भी गुरुग्राम में लॉन्च हुआ है। तो दोनों ही क्वेश्चन जो हैं आपके गुरुग्राम से संबंधित है। इसको हमने एमसीक्यू फॉर्मेट में भी देखा था, यहाँ पर आपके रिवीजन पर्पस के लिए बताया गया है। आगे बढ़ेंगे। विश्व मत्स्य दिवस किस दिन मनाया जाता है? सही आंसर होगा ऑप्शन सी। सो वर्ल्ड फिशरीज डे इज सेलिब्रेटेड ऑन 21 नवंबर। तो 21 नवंबर को ये मनाया जाता है। साथ ही आपको जानना चाहिए मई 2020 में प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना PMMSY को लॉन्च किया था, जिसका बजट है 20,050 करोड़ रुपए और 5 साल के लिए इसको लॉन्च किया गया है। और साथ ही आप ये जानेंगे कि इसका टारगेट कितना है। ये जो स्कीम है इसका टारगेट है कि फिश प्रोडक्शन को जो है 22 MMT तक कर दिया जाए 2024-25 तक, मैट्रिक मिलियन टन तक कर दिया जाए, 22 मैट्रिक मिलियन टन 2024-25 तक फिश प्रोडक्शन। तो ये इस तरह का ना मेरे को याद है, अभी बैंक एग्जाम हुआ था पिछले साल ही शायद कोई, तो उसमें पूछा था, इसी से संबंधित पूछा था, कोई प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना से संबंधित पूछा या फिर फिशरीज कोई टारगेट से ही संबंधित कुछ क्वेश्चन पूछा गया था। तो इसलिए ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है, इसको आप ध्यान दीजिएगा। साथ ही मिनिस्टर ऑफ फिशरीज एनिमल हस्बेंड्री एंड डेयरिंग ये कौन है? ये है परसोत्तम रूपाला। और आपको जानना चाहिए जो वर्ल्ड फिशरीज डे है, इसी मौके पर जो है गवर्नमेंट ने बताया है कि बेस्ट फिशरीज स्टेट कौन सा है? तेलंगाना। और बेस्ट हिली स्टेट कौन है? त्रिपुरा। ठीक है, तो फिश के मामले में बेस्ट स्टेट है तेलंगाना, और अगर हम हिली स्टेट की बात करें इस मामले में तो वो है त्रिपुरा। यहाँ पर भी आप ट्वीट दे सकते हैं DD न्यूज़ का। विश्व बाल दिवस कब मनाया जाता है? तो वर्ल्ड चिल्ड्रंस डे इज सेलिब्रेटेड ऑन 20 नवंबर। तो 20 नवंबर को मनाया जाता है। सबसे पहले 1954 में 1954 को ये मनाया गया था। अच्छा, क्यों मनाया जाता है 20 नवंबर को? क्योंकि 20 नवंबर 1959 को जो यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली है इसने डिक्लेरेशन ऑफ द राइट्स ऑफ द चाइल्ड इसको एडॉप्ट किया था। साथ ही 20 नवंबर 1989 को ही कन्वेंशन ऑन द राइट्स ऑफ द चाइल्ड इसको भी एडॉप्ट किया गया था यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली के द्वारा। आपको जानना चाहिए 2021 में इसका थीम रहा है अ बेटर फ्यूचर फॉर एवरी चाइल्ड। थीम काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगा। आगे बढ़ेंगे। राष्ट्रीय मस्तिष्क अनुसंधान केंद्र जहां दुनिया की सबसे परिष्कृत MRI सुविधा शुरू की गई है, कहां पर स्थित है? मानेसर हरियाणा, भुवनेश्वर उड़ीसा, कानपुर उत्तर प्रदेश या फिर शिमला हिमाचल प्रदेश। सही आंसर होगा ऑप्शन ए, नेशनल ब्रेन रिसर्च सेंटर where the world's most sophisticated MRI facility was launched is located in मानेसर हरियाणा। देखिए मैं आपको बता दूं, कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है कि नेशनल ब्रेन रिसर्च सेंटर कहाँ पर है, तो आप याद रखेंगे मानेसर हरियाणा में, कई बार पूछा जा चुका है। तो इसको आप अलग से एक पॉइंट बना लीजिएगा। तो देखिए यूनियन मिनिस्टर फॉर साइंस एंड टेक्नोलॉजी डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने यहाँ पर फर्स्ट ऑफ इट्स काइंड अपनी तरह की पहली वर्ल्ड्स मोस्ट सोफिस्टिकेटेड MRI फैसिलिटी लॉन्च की है नेशनल ब्रेन रिसर्च सेंटर मानेसर हरियाणा में। प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण ने किस दिन 5 साल पूरे कर लिए हैं? सही आंसर होगा ऑप्शन सी, प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण हैज कंप्लीटेड 5 years ऑन 20 नवंबर 2021। ठीक है, और बाकी आपको जानना चाहिए जो ये प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण है ये 20 नवंबर साल 2016 में लॉन्च की गई थी। इसका भी टारगेट वही है 2022 तक सबके पास अपना घर हो। तो 2.95 करोड़ जो है हाउसेस यहाँ पर बनाने का प्रोग्राम है इनका। अच्छा, ये सब देख रहे हैं आप, द प्रोग्राम इनविसेस। तो इनविसेस का मतलब होता है कि कुछ एम करते हैं, कुछ उद्देश्य रखते हैं। जैसे सीख शब्द सुना है ना आपने, SEE के सीख, उसी तरह से होता है इनविसेज। तो काफ़ी अच्छा शब्द है ये। आपके जो इंग्लिश एग्ज़ाम, इंग्लिश का जो आपका क्वेश्चन पेपर आता है ना, जैसे पैराग्राफ आ गया उसमें बैंकिंग एग्ज़ाम में, या फिर और दूसरे एग्ज़ाम में अगर इंग्लिश आ जाए तो वहाँ पर इस तरह के शब्द जो है आपको देखने के लिए मिल जाते हैं। तो इसका मीनिंग आप खुद से भी देखिएगा, मैंने आपको बता दिया, शायद मेरे बताने से समझ में ना आए, क्योंकि जब तक आप प्रैक्टिकली नहीं देखेंगे ना तब तक आपको जो है मालूम नहीं चलेगा। जैसे आप सोचते हैं कि मैं जो है अगले साल तक अपने आप को एज अ बैंक PO जो है देखता हूँ, तो तब भी आप यहाँ इनविसेस का यूज़ कर सकते हैं। आई इन्वेसेस माई सेल्फ एज अ बैंक PO बाय नेक्स्ट ईयर। ठीक है, तो ये आप शब्द याद रखेंगे क्या मतलब है इसका।
एशियाई तीरंदाजी चैंपियनशिप 2021 जहां भारत ने कुल 7 पदक जीते, किस देश में आयोजित की गई? इंडिया, जापान, इंडोनेशिया, फिर बांग्लादेश। सही आंसर होगा ऑप्शन डी, एशियन आर्चरी चैंपियनशिप 2021 वेयर इंडिया पैक्ड अ टोटल ऑफ 7 मेडल्स हेल्ड इन बांग्लादेश। तो देखिए बांग्लादेश के ढाका में ये एशियन आर्चरी चैंपियनशिप 2021 जो है संपन्न हुई है। भारत ने टोटल 7 मेडल जीते हैं, 1 गोल्ड, 4 सिल्वर्स एंड 2 ब्रॉन्ज मेडल। तो ज्योति सुरेखा वेन्नम इन्होंने यहाँ पर गोल्ड मेडल जीता है। देखिए बाकी जो खिलाड़ियों के नाम है ना, आप इनको देख लीजिएगा और ये याद रखिएगा कि ये सभी जो है आर्चरी से संबंधित हैं। जैसे अभिषेक वर्मा हो गए और आपके अंकिता भगत और कपिल हो गया, ठीक है, प्रवीण यादव हो गए, ये सब केवल आप इतना याद रखें। अच्छा रिकर्व याद रखिएगा, बैंकिंग के एग्जाम में हाल ही में पूछा गया था कि रिकर्व टर्म जो है किससे संबंधित है, तो आर्चरी से संबंधित है रिकर्व, ये आप याद रखेंगे। पुलिस महानिदेशक और पुलिस महानिरीक्षक का वार्षिक सम्मेलन किस शहर में आयोजित किया गया? सही आंसर होगा ऑप्शन सी, एन एनुअल कॉन्फ्रेंस ऑफ डायरेक्टर जनरल्स ऑफ पुलिस डीजीपी एंड इंस्पेक्टर जनरल्स ऑफ पुलिस आईजीबी वाज हेल्ड इन लखनऊ। तो देखिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस कॉन्फ्रेंस में पार्टिसिपेट किया है। तो जो डीजीपी हैं भारत के, मतलब अलग अलग जगह के जो भी डीजीपी हैं और आईजीपी जो है, तो उन सभी ने यहाँ पर पार्टिसिपेट किया है। तो लखनऊ में ये एनुअल कॉन्फ्रेंस हुई है और इसको इनोग्रेट किया है यूनियन होम मिनिस्टर अमित शाह ने। और यदि आपको हमारा कंटेंट अच्छा लगता है तो आप वीडियो को लाइक और शेयर भी कर सकते हैं। विच स्टेट सेलिब्रेट्स खर्ची पूजा? ये बहुत इंपॉर्टेंट है फ्रेंड, जितने भी फेस्टिवल मैंने आपको पिछले 3-4 दिन में कराए हैं काफ़ी इंपॉर्टेंट है, कई बार एग्जाम में पूछे जाते हैं, तो ये भी उनमें से काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इसका आंसर आप जरूर दीजिएगा। नेम द गवर्नर एंड चीफ मिनिस्टर ऑफ अरुणाचल प्रदेश। द करतारपुर कॉरिडोर वाज इनोग्रेटेड ऑन विच डे? तो फिर से खोल दिया गया, इसलिए इंपॉर्टेंट है कि कब इसको जो है लॉन्च किया गया था, ये आपको बताना है किस साल लॉन्च किया गया था। पूरी डेट भी अगर बता सकें तो ज़्यादा अच्छा है। नो योर वैक्सीनेशन स्टेटस हैज़ बीन इनेबल्ड ऑन विच डिजिटल प्लेटफॉर्म? वर्ल्ड टेलीविजन डे एंड वर्ल्ड डे ऑफ रिमेम्बरेंस फॉर रोड ट्रैफिक विक्टिम्स आर ऑब्जर्व्ड ऑन विच डेट? तो 5 क्वेश्चंस के आंसर आप हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। यदि आपको एक क्वेश्चन का आंसर भी आता है तो वो भी आप हमें कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। साथ ही करंट अफेयर्स फंडा को आप टेलीग्राम पर भी ज्वाइन कर सकते हैं। यहाँ पर रेगुलर वीडियो अपडेट्स और करंट क्विज जैसे हम आप सभी के लिए डालते रहते हैं। साथ ही डिस्कशन ग्रुप में आप किसी भी क्वेश्चन का सोल्यूशन पा सकते हैं। दोस्तों यहाँ पर हमारे करंट अफेयर्स की प्लेलिस्ट दी गई है, इसको आप जरूर देखें अपने दोस्तों के साथ, और जो आपके फेलो एस्पिरेंट्स हैं उनके साथ हमारे करंट अफेयर्स को शेयर जरूर करें। आज का ये सेशन आपको कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। थैंक यू गाइस।